हाँ बताओ बताओ। डाउट मैं एक बार रिवाइज कराऊं, फिर ये सारा रिवाइज करवाऊंगा, यही का डाउट है ना, फिर यहीं पे साथ में बोलना, ठीक है ना। फटाफट से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले तो लिवरेज का मतलब समझा था। लिवरेज का मतलब क्या था? एक ऐसा कंपोनेंट जो बाहर से लाया जाता है, हमारी कैपेबिलिटी को मल्टीपल टाइम्स बढ़ा देता है, जिससे हो सकता है हमारा प्रॉफिट मल्टीपल टाइम्स हो जाए, हो सकता है नुकसान भी मल्टीपल टाइम्स हो जाए। सिंपल सा मतलब था। इसको पहले हमने लेमन लैंग्वेज में समझा था। लेमन लैंग्वेज में एक तो हमने वो वाला मतलब कर लिया था, वो पत्थर हिलाने वाला, फिर स्टॉक मार्केट में लिवरेज का कर लिया था। एट द एंड ऑफ द डे हम बिजनेस टर्म्स में आए थे कि बिजनेस में लिवरेज क्या है, कि बिजनेस में ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो हमारा प्रॉफिट मल्टीपल टाइम कर सकता है या लॉसेस में मल्टीपल टाइम कर सकता है। उसके लिए सबसे पहले हमने इनकम स्टेटमेंट समझी थी, इनकम स्टेटमेंट बनाई थी। सिंपल फॉर्मेट क्या था? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन आ जाता है, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट क्या आ जाता है? ईबीआईटी माइनस करते हैं, इंटरेस्ट क्या आ जाता है? ईबीटी माइनस करते हैं, टैक्स क्या आ जाता है? ईएटी माइनस करते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड क्या आ जाता है? अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, फिर माइनस करते हैं इक्विटी डिविडेंड क्या आ जाता है? रिटेन्ड अर्निंग्स। ये पूरी एक हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई थी। इस पूरी इनकम स्टेटमेंट में जिसमें बिजनेस के सारे फंड्स का लेना देना लिखा हुआ है, इसमें सिर्फ दो एलिमेंट्स थे जिसमें हमने कहा था लिवरेज है। क्या क्या? फिक्स्ड कॉस्ट और इंटरेस्ट। अच्छा, कुछ चेहरे मेरे को आज नए दिख रहे हैं, इन्होंने पहली दो क्लासेस देख ली थी आपने? बेटा पहली दो क्लासेस नहीं देखी? किस किसने नहीं देखी भाई? जो आज पहली क्लास, आप दोनों ने पहली क्लास नहीं, पहली दो क्लासेस वो ऑनलाइन मोड में भी नहीं देख रखी, आपने भी नहीं देख रखी, आपने भी नहीं देख रखी। बहुत बढ़िया। तो बेटा आज खाली बैठोगे नहीं। मतलब क्या था इसमें हंसने का? मेरे कहने का मतलब है पहली दो क्लासेस में कॉन्सेप्ट रन हो चुका है सारा, ठीक है, और ग्रुप्स वगैरह पे क्लासेस डाली थी साथ के साथ रिकॉर्डिंग करके ही, उसमें पहली दो क्लासेस का सारा कॉन्सेप्ट था। अभी क्वेश्चंस जब होंगे ना तो आपको इतना तो समझ आ जाएगा, हाँ सर ये फॉर्मूला लगा रहे हैं और उससे क्वेश्चन हो रहा है, वो फॉर्मूला रट के तो आप वो क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन उनके जो लॉजिक्स हैं वो पहली दो क्लासेस में मोस्टली हो चुके हैं, ठीक है। तो एक बारी क्लास के बाद एक बारी मेरे से बात कर लेना, और प्लीज वो पहली दो क्लासेस के लिंक्स मैं आपको साथ के साथ दे दूंगा, वैसे ग्रुप्स पे डले हुए हैं, वो आपको प्लीज पहले करने हैं, फिर आगे का कंटिन्यू आप कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब तो ये सारी इनकम स्टेटमेंट पे आपने बताया फिक्स्ड कॉस्ट और इंटरेस्ट में लिवरेज का कंपोनेंट है। जरा समझा दो एक बारी फिक्स्ड कॉस्ट में लिवरेज का कंपोनेंट कैसे है? कौन समझाएगा? तुमको पता है मैं रट के आता हूं, आज तो मैं भूल चुका हूं, तुम ही बता दो फिर। फिक्स्ड कॉस्ट में लिवरेज का कंपोनेंट कैसे है? ऐसे थोड़ा बहुत उनको समझ आए, ठीक है ना, वो आपका बेस है, उनको समझ आना चाहिए। फटाफट समझा दो। देखो, लिवरेज एक ऐसी चीज होती है जो हमारे रिस्क को, हंसो मत, एक खुद ही हंस रही है। अच्छा ठीक है, सीरियस, हाँ चलो। लेवरेज एक ऐसी चीज होती है जो हमारे रिस्क को ना मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज भी कर सकती है, उससे मतलब में रिस्क लॉस होने के भी चांसेस होते हैं, और अगर हो जाए तो प्रॉफिट होने के भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। ओहो, ओके, बिल्कुल। आगे आगे बात समझ में नहीं जो मेरे को समझा दे आगे। फिक्स्ड कॉस्ट एक ऐसी चीज होती है जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, ये तो होएगी हुई, चाहे कुछ हो, ठीक है। तो आगे तो ऐसा है कि फिर बस मान लो अब आगे होगा, है ना। सो एक तरह से फिक्स्ड कॉस्ट जो कॉस्ट इंकर होनी ही होनी है, तो यहां पे हमने रेफरेंस लिया था, जैसे डिप्रिसिएशन एक अपने आप में फिक्स्ड कॉस्ट है, रेंट अपने आप में एक फिक्स्ड कॉस्ट है, इन दोनों के रेफरेंस से हमने बात करी थी कि फॉर एग्जांपल कोई कंपनी लेबर बेसिस पे काम कर रही है, कोई मशीन नहीं लगा रखी, अगर कोई मशीन नहीं है तो उस पर कोई डिप्रिसिएशन भी नहीं होगा, और मान लेते हैं और कोई ऐसा एसेट भी नहीं है जिसके ऊपर डिप्रिसिएशन लगना है। 2 मिनट के लिए कॉन्सेप्ट समझने के लिए बस, ठीक है ना। तो मान लो लेबर से एट प्रेजेंट ये कंपनी 10,000 यूनिट्स बनवा पा रही थी और 10 रुपए पर यूनिट की सेलिंग प्राइस थी, 6 रुपए पर यूनिट की मान लो वेरिएबल कॉस्ट थी, तो इनकम स्टेटमेंट कैसी दिखेगी? 10,000 यूनिट्स 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बिकेंगे, 1 लाख रुपए की सेल्स आएगी, 6 रुपए पर यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट है, 60,000 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट आएगी, 40,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन आ गया था। फिक्स्ड कॉस्ट डेप्रिसिएशन का रेफरेंस हम लेके चल रहे थे, लेबर से काम करवा रहे थे, डेप्रिसिएशन है नहीं, जीरो, तो जो कंट्रीब्यूशन आया वही आपका ईबीआईटी आ गया, जो कि 40,000। अभी मैं यहीं तक की इनकम स्टेटमेंट की बात कर रहा था। अब हमने
ये सोचा कि यार 10,000 यूनिट्स बना के मार्केट में बेच रहे हैं, हमें लगा कि मार्केट में ज्यादा यूनिट्स बेची जा सकती हैं, लेकिन ज्यादा यूनिट्स बनानी है तो लेबर तो नहीं बना पाएगी, मशीन लानी पड़ेगी जिससे काम जल्दी और ज्यादा यूनिट्स बन पाए। तो हम एक मशीन ले आए, ठीक है ना। इस मशीन पे 50,000 की मान लेते हैं डेप्रिसिएशन लगेगी पर एनम के हिसाब से, और इस मशीन की वजह से हम 30,000 यूनिट्स बना पाएंगे, जबकि पहले बिना मशीन के 10,000 यूनिट्स बना पा रहे थे, ठीक है ना। वही सेलिंग प्राइस 10 रुपए, 6 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट, तो 3 लाख रुपए की सेल्स आ गई थी। 6 मल्टीप्लाई बाय 30,000, 1,80,000 की वेरिएबल कॉस्ट आ गई थी। कंट्रीब्यूशन आ गया था 1,20,000 रुपए, ठीक है ना। 50,000 रुपए की आपकी अब डेप्रिसिएशन भी आएगी, फिक्स्ड कॉस्ट, और आपका ईबीआईटी आ गया था 70,000। लेकिन मशीन नई लेने से आप ज्यादा यूनिट्स बना पा रहे थे तो आपका ईबीआईटी 70,000 आया। लेकिन अब मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, मशीन की वजह से मैं ज्यादा यूनिट्स बना तो सकता हूं, मार्केट में बिके या ना बिके अपने आप में अलग बात है। मैं मशीन ले आया, उस पर डेप्रिसिएशन फिक्स्ड खर्चा है, मैंने ज्यादा यूनिट्स बना के रख ली 30,000, मार्केट में नहीं बिकी। मार्केट में मान लेते हैं वही 10,000 यूनिट्स बिकी जो पहले बिक रही थी, तो क्या होगा, 1 लाख रुपए की सेल, 60,000 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट, 40,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन, 50,000 रुपए की फिक्स कॉस्ट। आपकी एक्स्ट्रा यूनिट्स मार्केट में बिके या ना बिके, डेप्रिसिएशन का फिक्स का खर्चा आएगा ही आएगा, लॉस हो गया। तो कहने का मतलब बाहर से लाया गया कंपोनेंट मशीन जिसने मेरी कैपेबिलिटी को मल्टीपल टाइम्स बढ़ाया, पहले 10,000 यूनिट्स बना पा रहा था, अब 30,000 यूनिट्स बना पा रहा हूं, लेकिन उसकी वजह से हो सकता है मेरा मल्टीपल टाइम्स रिटर्न बढ़ जाए। 40,000 से 70,000 का प्रॉफिट हो गया था, और हो सकता है मल्टीपल टाइम्स लॉसेज आ जाएं, 40,000 के प्रॉफिट से 10,000 के लॉस पे आ गया अगर मार्केट में वो यूनिट्स ना बिकी। कॉन्सेप्ट समझ आ गया। यहीं पे आप रेंट को डाल के देख लो, सेम रेफरेंस, ठीक है ना। इसी तरीके से फिर हमने इंटरेस्ट को समझा था कि इंटरेस्ट में बस हमारी इनकम स्टेटमेंट एक्स्ट्रा बनी थी, वहां पे भी वही चीज, बाहर से लाया गया कंपोनेंट लोन जिसने हमारी कैपेबिलिटी को बढ़ा दिया। पहले अपना पैसा लगा रहा था, अब लोन का पैसा भी लगा दिया, तो ज्यादा पैसा आ गया बिजनेस में। लेकिन वो अपने साथ साथ एक लिवरेज का कंपोनेंट ला रहा है, इंटरेस्ट, कि वो एक्स्ट्रा पैसों से जो एक्स्ट्रा काम किया वो मार्केट में बिक गया तो मल्टीपल टाइम रिटर्न आ जाएगा, वो मार्केट में ना बिका तो इंटरेस्ट तो भैया देना पड़ेगा लोन पे, फिक्स्ड नेचर है उसकी भी। समझ आया। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट में लिवरेज नहीं है, क्यों नहीं है लिवरेज? बिल्कुल सही बात, क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात है, लिवरेज का मतलब अपने आप में रिस्क है। और अगर कोई चीज मैं कह दूं काम करोगे तो होगी, काम नहीं करोगे तो नहीं होगी, प्रॉफिट आएगा तो होगा खर्चा, प्रॉफिट नहीं आएगा तो खर्चा भी नहीं होगा, तो ऐसे कंपोनेंट में रिस्क काहे का, लिवरेज काहे का? तो वेरिएबल कॉस्ट तो यही चीज है। समझ आया। उसके बाद टैक्स, टैक्स में लिवरेज का एलिमेंट है या नहीं? नहीं है, तो क्यों है नहीं है? बिल्कुल सही बात, क्योंकि टैक्स अगेन, प्रॉफिट होगा तो टैक्स लगेगा, अगर प्रॉफिट हो रहा है टैक्स लग रहा है, प्रॉफिट नहीं है टैक्स भी नहीं लग रहा है, तो अल्टीमेटली इसमें भी रिस्क नहीं है। रिस्क तो उसमें है, प्रॉफिट हो या ना हो खर्चा रिमेन्स द सेम। समझ आया। प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड में लिवरेज है या नहीं है? कभी कभी है, कब है? बिल्कुल सही बात, अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो 4 साल तक उसमें लिवरेज का एलिमेंट है, क्योंकि 4 साल तक जो डिविडेंड होता है वो अक्यूमुलेट हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद इक्विटी डिविडेंड में लिवरेज है या नहीं है? नहीं है, क्यों? क्योंकि प्रॉफिट होगा तो इक्विटी डिविडेंड बांटना है, प्रॉफिट नहीं डिविडेंड लैप्स, वहीं पे खत्म। ठीक है जी, ये सारा कॉन्सेप्ट हमने कर लिया था। फिर उसके बाद हमने आगे कॉन्सेप्ट बढ़ाया था सबसे पहले ऑपरेटिंग लिवरेज, जिसको डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज से भी जाना जाता है। मैं अभी आज की क्लास में तो नहीं, आज की क्लास में अगर पेपर डिस्कस करने लग गया तो तुमको अभी समझ नहीं आएगा, थोड़ा सा आगे सिलेबस तो बढ़े, लेकिन मैं कुछ क्लासेस बाद, जैसे मेरा सेकंड चैप्टर खत्म होगा, जो इस बारी के अटेम्प्ट में पेपर आया है वो पेपर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इस बारी का पेपर वैसे बड़ा सिंपल है, लेकिन कई जगहों पे, जैसे पहला क्वेश्चन था, आपने अगर दोस्तों ने आपके पेपर दिया हो तो उन्होंने बोला होगा आपको, फर्स्ट क्वेश्चन जो कंपलसरी क्वेश्चन आता है उसका 4th पार्ट, 5 नंबर का कंपलसरी क्वेश्चन, वो क्वेश्चन इतना आसान, लेकिन उसने एक छोटी सी चीज में घुमा दिया। छोटी सी चीज में क्या घुमाया? एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को हम कॉस्ट ऑफ डेट बोलते हैं, ठीक है, और प्यार से हम उसको बोलते हैं केडी, वो अगले चैप्टर में आएगा आपके पास। उसका एक और नाम होता है अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला, ठीक है, लेकिन मोस्टली क्लासेस में भी और बच्चे भी इसी को यही बोलते रहते हैं, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ डेट, केडी निकालना, केडी निकालना। पेपर में उसने ये रेफरेंस ही नहीं दिया, पेपर में उसने कह दिया अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूले से करो, है वही फॉर्मूला वही है, लेकिन मेरे ही कुछ स्टूडेंट्स आके मेरे को बोल रहे सर आपने तो ये कराया ही नहीं, अप्रोक्सीमेशन तो आपने कराया ही नहीं, ये तो आप, या तो ये सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन आ गया। मैंने कहा अपने नोट्स खोले एक बार देख, कॉस्ट ऑफ डेट के आगे क्या लिखा हुआ है,
फिर कहता अरे यही था क्या अप्रोक्सीमेशन। समझ आया? तो प्लीज इसके जो भी दूसरे दूसरे नाम है, आपको अभी बड़ी नुएंसेस सी चीजें लगेंगी, लेकिन ध्यान रखिएगा पेपर में यहीं पे खेल जाता है वो, ठीक है ना। एनीवे, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज फटाफट से समझा दो है क्या। अभी इसका कॉन्सेप्ट बता दो, कौन बताएगा? कुणाल तू बता दे यार। ऑपरेटिंग लिवरेज मतलब कि जो ऑपरेटिंग नेचर्स में जैसे फिक्स्ड कॉस्ट है उसको हम ऑपरेटिंग लिवरेज में मानते हैं, ठीक है, लेकिन जो इंटरेस्ट है वो फाइनेंशियल में आता है तो इसको हम ऑपरेटिंग लिवरेज में नहीं बोल सकते। ठीक है, उसको फाइनेंशियल लिवरेज बोलते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट से रिलेटेड जो भी हम फिक्स्ड कॉस्ट इनकर कर रहे हैं ना उसको, ठीक है, बिल्कुल सही, यहां तक की बात बिल्कुल सही बोली है कि भैया फिक्स्ड कॉस्ट में लिवरेज का एलिमेंट था, और फिक्स्ड कॉस्ट वो खर्चा, रेंट, डिप्रिसिएशन वगैरह जैसा जो डे टू डे एक्टिविटीज, डे टू डे बिजनेस को रन करने में खर्च होता है। रेंट मान लो, मशीनें के ऊपर जो डिप्रिसिएशन लगती है, इस तरीके का फिक्स्ड खर्चा। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की वजह से अराइज होने वाला रिस्क या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए अराइज होने वाला लिवरेज क्या कहलाएगा? ऑपरेटिंग लिवरेज कहलाएगा। इसी तरीके से जो इंटरेस्ट है वो डेट पे लगता है। डेट क्या है? कैपिटल की चीज है। तो इंटरेस्ट अल्टीमेटली फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की वजह से है। आप डेट ले रहे हो, ज्यादा ले रहे हो, कम ले रहे हो, मतलब आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, बिजनेस को फाइनेंस कैसे कर रहे हो। तो इंटरेस्ट की वजह से अराइज होने वाला रिस्क या लिवरेज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से अराइज होने वाला रिस्क या लिवरेज है, इसलिए वो क्या कहलाता है? फाइनेंशियल लिवरेज या फाइनेंशियल रिस्क कहलाता है। फिर हमने डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला किया था। फॉर्मूले में हमने लिखा था परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, और मैंने आपको बेसिक बताया था किसी भी फॉर्मूले का लॉजिक जानना है डिनोमिनेटर से समझा जाता है। तो इस फॉर्मूले का मतलब क्या निकला? सेल्स में कितना चेंज आएगा तो उसकी वजह से ईबीआईटी में कितना चेंज आ सकता है। मैं कहूं अगर सेल मेरी 1% से बढ़ गई तो ईबीआईटी कितने परसेंट से बढ़ेगा? अगर मैं कहूं सेल मेरी 1% से कम हो गई तो ईबीआईटी कितने परसेंट से कम होगा? सेम परसेंटेज से बढ़ेगा या सेम परसेंटेज से कम तो नहीं होगा, क्योंकि लिवरेज है। ज्यादा परसेंटेज से या तो बढ़ेगा या ज्यादा परसेंटेज से कम होगा, ठीक है ना। वो जानने के लिए फॉर्मूला लगाया, जिसका लॉजिक हमने इस एग्जांपल से समझा कि मान लो 2 साल का डेटा रखा, लास्ट ईयर, करंट ईयर, चेंज, परसेंटेज चेंज। भाई सबको रिवाइज हो रहा है तरीके से, ढंग से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मान लो लास्ट ईयर 10,000 यूनिट्स थी और करंट ईयर 15,000 सेल की यूनिट्स थी। सेलिंग प्राइस 10 रुपए और वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपए पर यूनिट हमने मानी थी, ठीक है ना। तो लास्ट ईयर की सेल्स 1 लाख, करंट ईयर की सेल्स 1,50,000। तो चेंज कितना आया सेल्स में? 50,000 का। कितने परसेंटेज का चेंज आया? 50%। 50,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख। समझ आ रहा है? फिर वेरिएबल कॉस्ट वही 10,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 6, 60,000। करंट ईयर में 15,000 मल्टीप्लाई बाय 6, 90,000। कितना चेंज आया? 30,000 का। कितने परसेंटेज का? 50% का चेंज आया, ठीक है ना। तो कंट्रीब्यूशन कितना आया? 1 लाख माइनस 60,000, 40,000, 1,50,000 माइनस 90,000, 60,000। और यहां पे चेंज कितना आया कंट्रीब्यूशन में? 40,000 से बढ़ के 60,000 हो गया, 20,000 रुपए का चेंज आया। कितने परसेंटेज का चेंज आया? 20,000 डिवाइडेड बाय बेस 40,000, 50% का चेंज आया। तो सेल अगर 50% से बड़ी है तो कंट्रीब्यूशन भी कितने परसेंटेज से बढ़ा? 50% से बढ़ा। सेम परसेंटेज से बढ़ा, कोई लिवरेज नहीं है। समझ आया? क्योंकि बीच में वेरिएबल कॉस्ट फॉल कर रही थी, और वेरिएबल कॉस्ट में कोई लिवरेज नहीं है। जितनी मेहनत करी उतना ही रिटर्न आया कंट्रीब्यूशन तक। समझ आ गया? अच्छा, उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट का एग्जांपल ले लिया था। मान लो 2 लाख है तो 2 लाख, सॉरी 20,000, सॉरी 2 लाख नहीं, 20,000, 20,000 रुपए की फिक्स्ड कॉस्ट हमने मान ली थी। अब 10,000 यूनिट्स हो या 15,000, फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स द सेम। तो आपका लास्ट ईयर में ईबीआईटी आ गया था 40,000 माइनस 20,000, 20,000। करंट ईयर में 40,000। ईबीआईटी कितने से बढ़ा? 20,000। कितने परसेंटेज से? 20,000 डिवाइडेड बाय बेस 20,000, 100%। अब क्या कह सकता हूं? सेल जब 50% से बढ़ी थी तो ईबीआईटी कितने परसेंटेज से बढ़ा? 100%, डबल परसेंटेज से बढ़ा। क्यों? क्योंकि बीच में फिक्स्ड कॉस्ट का ऑपरेटिंग लिवरेज का एलिमेंट था। मेहनत करी सिर्फ 50% की, रिटर्न आया ईबीआईटी का 100% का। समझ आया आपको? ये सभी को क्लियर हो गया? यहां, हाँ यहीं पे डाउट था? हाँ जी। जो आपने सिर्फ सेकंड ईयर में आना चाहिए ना फिक्स कॉस्ट, क्योंकि जैसे पहले हमने बिजनेस स्टार्ट किया था। अरे वो लास्ट क्लास में एक बच्चे ने भी पूछा था, मैंने कहा था तब भी, लास्ट क्लास में भी कहा था, ये डाउट किसी और ने भी रेस किया था कि मान लो ना पहले भी आ रही थी। तो सर लिवरेज तो दोनों में आया फिर? बिल्कुल आया लिवरेज। कंपैरिजन तो उससे करो ना, नहीं, कंपैरिजन इन दोनों ईयर्स का हो रहा है कि जब ईयर ऑन ईयर आप आगे देखो। यहां पे एक तरह से हम कहना क्या चाह रहे हैं, आप मशीन ले आए, ठीक है। अब मशीन से पहले आप 10,000 यूनिट्स बना रहे थे,
कम कैपेसिटी पे काम कर रहे थे, आपने मशीन को ही और कैपेसिटी पे काम किया, अल्टीमेटली आपका खर्चा वही आया, लेकिन आपने मार्केट में ज्यादा यूनिट्स बेच दी। वही जो मैंने एग्जांपल में बताया, खर्चा रिमेन्स द सेम, आप सेल की यूनिट्स बढ़ाते जाओगे, मशीन की वजह से आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी आ गई है, मार्केट में जैसे जैसे सेल की यूनिट्स बढ़ती जाएंगी आपका प्रॉफिट मल्टीपल टाइम इंक्रीज करता रहेगा, क्योंकि कॉस्ट नहीं बढ़ेगी उसकी वजह से। ठीक है ना भाई, सबको समझ आ गया यहाँ पे? तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज फॉर्मूले में पुट किया, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी 100% डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, 2 आपका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज आ गया। ये 2 क्या डिनोट कर रहा है? 1% का चेंज होगा सेल में तो 2% का चेंज होगा ईबीआईटी में, एज सिंपल एज दैट। ठीक है जी, यही बात मैंने आपको यहां पे लिखवा भी दी थी। फिर इसका एक ऑल्टरनेट फॉर्मूला लिखा था, एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग ईबीआईटी, जो मैंने अभी समझाया नहीं था, लेकिन मैंने इतना बता दिया था 99% क्वेश्चंस में आपका फॉर्मूला यही यूज होगा। ठीक है जी। उसके बाद डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज क्यों एग्जिस्ट करता है? क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट होती है। अगर फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होगा, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज कितना होगा? 1 होगा। अच्छा, उसके बाद इसी तरीके से एक बार फटाफट से डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज समझा दो। कौन बताएगा? कौन? मोहित तू बता दे यार आज। फाइनेंशियल लिवरेज जो हमारी फाइनेंशियल की एक्टिविटीज होती है, उनके जो एक्सपेंसेस होते हैं उनकी वजह से आता है। ठीक है, जैसे कि इंटरेस्ट का एक्सपेंस। ठीक है। तो अगर हमने अपनी जो कैपेसिटी है, मतलब जो फाइनेंसिंग की एक्टिविटी की वजह से जो हमारी कैपेसिटी इंक्रीज हुई है, अगर हमने उसका यूटिलाइजेशन किया तब तो हमारा प्रॉफिट। वो कॉन्सेप्ट हो चुका, आगे बता दे यहां से, मतलब फॉर्मूले वगैरह यहां से समझा दे फटाफट, जो मैंने अभी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज में समझाया। तो इसमें जो इसका फॉर्मूला है वो परसेंटेज चेंज इन ईबीटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, यानी ईबीआईटी में कितने परसेंट का चेंज होगा तो उसकी वजह से ईबीटी में कितने परसेंट। ठीक है, बिल्कुल सही। सो बेसिकली आपकी इनकम स्टेटमेंट को अगर हम देखें, सेल से ईबीआईटी तक हम ऑपरेटिंग लिवरेज से आ गए, फिर ईबीआईटी से ईबीटी तक हम फाइनेंशियल लिवरेज से आ रहे हैं, क्योंकि बीच में इंटरेस्ट का कंपोनेंट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है ना? तो फॉर्मूला बनाया, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। डिनोट क्या कर रहा है ये फॉर्मूला आपका? ईबीआईटी में कितना चेंज होगा तो उसकी वजह से ईबीटी में कितना चेंज आ जाएगा। उसी एग्जांपल को जो ऑपरेटिंग लिवरेज में चल रहा था हमने यहां पे कंटिन्यू किया था। ठीक है ना? 20,000 का ईबीआईटी करंट लास्ट ईयर में और 40,000 का करंट ईयर में आ चुका था, यहां तक हम कर चुके थे। अब मान लो इंटरेस्ट 8,000 का है, ठीक है ना? तो आपका ईबीटी कितना आ गया? लास्ट ईयर में 12,000, करंट ईयर में 32,000। ईबीटी में कितना चेंज आया? 20,000 रुपए का। कितने परसेंटेज का चेंज आया? 20,000 डिवाइडेड बाय 12,000, 167% का चेंज आया। मतलब ईबीआईटी 100% से अगर बढ़ गया तो ईबीटी 167% से बढ़ेगा। ज्यादा परसेंटेज से क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि अगेन फाइनेंशियल लिवरेज का कंपोनेंट इंटरेस्ट एग्जिस्ट कर रहा है इनके बीच में। ठीक है जी, फॉर्मूले में पुट किया, 167% डिवाइडेड बाय 100%, आंसर क्या आ गया? 1.67। ये क्या डिनोट कर रहा है? 1% का चेंज होगा अगर ईबीआईटी में, तो 1.67% का चेंज होगा ईबीटी में। समझ आया? अच्छा, यही सारा हमने बस यहां पे किया था। इसका ऑल्टरनेट फॉर्मूला नहीं लिखवाया था मैंने, वो मैं अब लिखवा देता हूं। अब आगे आज की क्लास अब एक तरह से अब स्टार्ट कर रहे हैं। भाई सबका रिवाइज हो गया, लिंक बन गया है, याद आ गया सारा लास्ट क्लास में क्या सब किया था? चलो, तो पहले तो वही फाइनेंशियल लिवरेज, अभी उसमें एक ऑल्टरनेट फॉर्मूला और लिख लो बस। जैसे ऑपरेटिंग लिवरेज में लिखा था, डीएफएल इज इक्वल टू एग्जिस्टिंग ईबीआईटी डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग ईबीटी। एग्जिस्टिंग ईबीआईटी डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग ईबीटी। लिख लिया? अच्छा, इसके बाद बस आपका लास्ट कॉन्सेप्ट की हेडिंग डाली है, फोर्थ। अब डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज यहां पे खत्म हो चुका है। लास्ट, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। प्यार से हम इसको बोल देंगे डीसीएल। लिख लिया? फॉर्मूला लिखिए इसका,
percentage change in EBT divided by percentage change in sales. लिख लिया? उसी के नीचे एग्जाम्पल। अब देखो, एक बारी पहले एग्जाम्पल लिखवाने से पहले इसका एक कॉन्सेप्ट फटाफट से बता देता हूं। बेसिकली अगर आपको ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लिवरेज समझ आ गया तो ये तो कुछ है ही नहीं, उसका क्रक्स है एक तरह से। जैसे हमने इनकम स्टेटमेंट, ये लिखना नहीं है जो अभी मैं लिख रहा हूं, जैसे इनकम स्टेटमेंट में सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट ईबीआईटी आ जाता है। हम सेल्स से ईबीआईटी तक डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज से करके दिखा रहे हैं। माइनस करते हैं यहां से इंटरेस्ट, ईबीटी आ जाता है। ईबीआईटी से ईबीटी तक हम डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज से करके दिखा रहे हैं। अल्टीमेटली जो आपका कंबाइंड लिवरेज है वो सीधा आपको सेल से ईबीटी तक ले आएगा, ठीक है ना। ये है आपका डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का आपने फॉर्मूला क्या बनाया था? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। यही फॉर्मूला बनाया था कि सेल में कितना चेंज होगा तो ईबीआईटी में कितना चेंज हो जाएगा। यह आपका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला था। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का क्या फॉर्मूला बनाया था? परसेंटेज चेंज इन ईबीटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। सेल से ईबीआईटी तक ऑपरेटिंग लिवरेज में, फिर आगे ईबीआईटी से ईबीटी तक फाइनेंशियल लिवरेज में। कंबाइंड लिवरेज सीधा सेल से ईबीटी तक आकर दिखा रहा है, ठीक है। अल्टीमेटली इसका फॉर्मूला भी कैसे बनाए? ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज का मल्टीप्लिकेशन। तभी मैंने इस तरीके से लिखा। अगर इन दोनों फॉर्मूलेस का अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर दो तो यहां से ईबीआईटी कट जाएगा। फॉर्मूला क्या बच जाएगा? परसेंटेज चेंज इन ईबीटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, जो मैंने यहां पे लिखा है। और यह फॉर्मूला क्या डिनोट कर रहा है? सेल्स में कितना चेंज होगा तो उसकी वजह से ईबीटी में कितना चेंज हो जाएगा, डायरेक्टली सेल से ईबीटी तक, क्योंकि बीच में फिक्स्ड कॉस्ट एंड इंटरेस्ट दोनों फॉल कर रहे हैं। समझ आया? तो वही उन दोनों का क्रक्स है बस ये, ठीक है। यहां पे एग्जाम्पल में भी जैसे उन दोनों एग्जाम्पल में पूरी इनकम स्टेटमेंट बना के हमने देखी, वो करने की जरूरत नहीं है। उसी का डेटा उठा के एक बारी पुट करके देखते हैं। परसेंटेज चेंज इन ईबीटी कितना आया था? 167%। और परसेंटेज चेंज इन सेल्स वो कितना आया था? 50% आया था। समझ आ रहा है? तो यहां पे अगर मैं उस फॉर्मूले में डाल के लिखूं, अभी आपको लिखना है परसेंटेज चेंज इन ईबीटी, ये था आपका 167% डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ये आया था आपका 50%। कितना आएगा ये? $3.34। क्या डिनोट कर रहा है ये 3.34? 1% का चेंज आएगा अगर सेल्स में, तो कितने परसेंट का? 3.34% का चेंज आ जाएगा ईबीटी में। इट मींस ड्यू टू 1% चेंज in sales will result 3.34% change in EBT। समझ आ रहा है भाई? सभी को क्लियर हो रहा है? हो गया? लिख लिया यहां तक? बस अब इसका ऑल्टरनेट फॉर्मूला। तो कंबाइंड लिवरेज का तो अगर आपको फॉर्मूला पेपर में याद ना भी रहे, इस चैप्टर में 3 कॉन्सेप्ट्स थे, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज। याद भी अगर आपको कुछ रखना है, वैसे तो रट्टा नहीं मारना, फॉर्मूला अगर भूल भी जाओ तो सीधा ऑपरेटिंग लिवरेज सेल से कहां तक लाके आता है? ईबीआईटी तक। मतलब क्या होता है? सेल में कितना चेंज होगा तो ईबीआईटी में कितना चेंज होगा।
यही मतलब होता है इसका। फॉर्मूला खुद बना लो, डिनोमिनेटर से फॉर्मूला पढ़ा जाता है। तो सेल में कितना चेंज होगा डिनोमिनेटर में, उसकी वजह से ईबीआईटी में कितना चेंज होगा न्यूमरेटर में। इसी तरीके से फाइनेंशियल लिवरेज ईबीआईटी से ईबीटी तक लेके आता है। मतलब क्या होता है फॉर्मूले का, ईबीआईटी में कितना चेंज होगा तो उसकी वजह से ईबीटी में कितना चेंज होगा, ईबीआईटी में कितना चेंज होगा परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिनोमिनेटर में, उसकी वजह से ईबीटी में कितना चेंज होगा न्यूमरेटर में। आपको ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं। कंबाइंड लिवरेज अगर आ जाए मल्टीप्लाई करके कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला निकाल लेना। समझ आया। ऑल्टरनेट फॉर्मूला भी मल्टीप्लीकेशन से ही है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज इज इक्वल टू एग्जिस्टिंग ईबीटी, सॉरी existing contribution divided by existing EBT। लिख लिया, समझ आ गया। अब यहां पे इस फॉर्मूले में भी मैं एक बार लिख के भी बता देता हूं। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या बनाया था, एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग ईबीआईटी। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का ऑल्टरनेट फॉर्मूला क्या बनाया था, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर कर दूं, ईबीआईटी से ईबीआईटी कट जाएगा, क्या फॉर्मूला बच जाएगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी। वही इसका फॉर्मूला है डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज का। ठीक है जी, यही बात एक बार इसमें हम लिख भी देते हैं। डीसीएल इज इक्वल टू, ये लिखना है, डीओएल मल्टीप्लाई बाय डीएफएल। ठीक है ना, कि बाद में अगर आप रिवाइज करते हो भूल भी जाओ ये कॉन्सेप्ट, तो आपको याद रहेगा कि भाई इनके मल्टीप्लिकेशन से बना है। मल्टीप्लिकेशन से क्यों बना है, क्योंकि अल्टीमेटली वो सेल से डायरेक्ट ईबीटी तक हमको लाकर दिखा रहा है। ठीक है ना। और इस फॉर्मूले का यूज एक और जगह आता है। कई बारी क्वेश्चंस आपको पूरा फुल फ्लेजेड डेटा देते हैं, वो कहते हैं फिर क्वेश्चन ऑपरेटिंग लिवरेज भी निकालो, फाइनेंशियल लिवरेज भी निकालो, कंबाइंड लिवरेज भी निकालो। अगर आपने ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज निकाल लिया है तो कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, सीधा आपके पास आंसर है। मतलब आप सीधा इस फॉर्मूले से आंसर निकाल सकते हो। समझ आया। सो दिस इज इट। कॉन्सेप्ट यहां पे हो जाते हैं अब खत्म। मेरे को एश्योरिटी हो जाएगी कि आपको कॉन्सेप्ट कितने समझ आए कितने नहीं आए। मेरे को बस एक सवाल है, उसका जवाब अच्छे से समझा दो। ठीक है। और देखो आज भी वो 3 बच्चे नए आए हैं, मेरी बेइज्जती मत करवा देना, नहीं तो वो कहेंगे पता नहीं सर ने पहली 2 क्लासेस में क्या ही कराया होगा, भग जाएंगे यहीं से। तो मेरा सवाल आपसे अब ये है, ऑपरेटिंग लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज निकालने सीख लिए, ठीक है सर, नहीं भी समझ आया रट्टा मार लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा सवाल आपसे यह है, इसकी प्रैक्टिकल जिंदगी में कहीं पे जरूरत है भी या नहीं, अगर है तो क्या है, लिंकेज है तो क्या है, वो लिंकेज समझा दो एक बारी, और आप समझा दो। हाँ जी, बहुत बढ़िया, इसीलिए आपसे पूछा है। क्वेश्चन ये है, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज की प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिकल मार्केट में कहीं पे कोई लिंकेज है, कोई जरूरत है, या बस ठीक है आईसीआई ने सिलेबस में डाल दिया, रटना पड़ रहा है, रट रहे हैं या समझ रहे हैं। बताओ बताओ, समझाओ। नहीं नहीं, तेरे से समझना है यार, ना तेरे से समझना है यार, है। चलो ये तो उसने कह दिया, देखो जी है, लिंकेज है, क्या है वो तुम सोच लो। है। अच्छा आगे 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 बताओ बताओ बताओ। देख पकड़ा जाता है ऐसे, इतना एक्सपीरियंस मेरे को हो गया है कि मैं चेहरा पढ़ लेता हूँ थोड़ा बहुत, पढ़ने के साथ साथ। उसने मास्क पहना नहीं हुआ ना। बता बता बता। हाँ अच्छा, सोच रहा है, चलो सोचो। मेघना आप बता दो। जैसे इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में या कभी इन्वेस्ट करने का सोचता है तो पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी की बिल्कुल सही बोल रहे हो। बट ऑब्वियसली कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत लेंथी होती है और उसको वो अकेले तो कभी नहीं कर पाएगा ढंग से पीएनएल वगैरह एनालाइज। तो ये यूज करता है प्रोजेक्ट करने के लिए। अगर उसको कहीं से पता चल जाए कि सेल्स में कितना इंक्रीज आएगा लास्ट ईयर के ट्रेंड वगैरह को देख के, तो वो फिर बता सकता है, मतलब एस्टिमेट कर सकता है कि
EBIT वगैरह कितना होगा, अकॉर्डिंगली उसका कितना मतलब प्रॉफिटेबल है कि उस कंपनी में इन्वेस्ट करना कि नहीं। बेसिकली EPS का रोड मैप है। ईपीएस का रोड मैप है, ठीक है, आपने भी वही बताया सही। एज सिंपल एज दैट, इन्होंने भी वही बोला, आपने भी वही बोला, तो एक तरह तो समझ आया। अच्छा ओके, वो है ना, सेम टू सेम, नो डिफरेंस। एनीवे, सो यहां पे बेसिकली हमने ये किया था, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि आप अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहें, देखो स्टॉक मार्केट में शेयर, जैसे मैंने आपको बताया था, एक होता है ट्रेडर जो कि ये स्पेक्युलेटर होता है कि किसी वजह से बस प्राइस बढ़ जाए, जैसी प्राइस बढ़ा बेचो निकलो प्रॉफिट बुक करके। एक होता है इन्वेस्टर, पैसा लगा के छोड़ दिया, अब उस पैसे को बढ़ने दो। जो इन्वेस्टर होता है वो कंपनी के फाइनेंशियल्स के बेसिस पे पैसा लगाता है, और जो स्पेक्युलेटर होता है, ट्रेडर होता है, वो फाइनेंशियल्स तो थोड़े बहुत देखता है, लेकिन अल्टीमेटली उसका मेजर डिसीजन मेकिंग किस चीज पर बेस्ड होता है, मार्केट के अदर फैक्टर्स पर। मोदी जी ने क्या बोल दिया, इंडस्ट्री में, कंट्री में चल क्या रहा है, किसी और कंट्री में किसी वर्ल्ड लीडर ने क्या स्टेटमेंट दी है, इन चीजों के मार्केट पे इंपैक्ट पड़ते हैं, उनका यहां पे देखा जाता है, ठीक है ना। अल्टीमेटली हम जब फाइनेंशियल्स की बात कर रहे हैं, अब एक सिंपल सी चीज, एक कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में बैलेंस शीट सारा डेटा दिया जाता है। वहां पे अगर मैं एक कंपनी की पिछले 5 साल का P&L उठाऊं और पिछले 5 साल के P&L से मेरे को मान लो ये एस्टिमेट पता चल जाए कि हर साल कंपनी की सेल 2% से बढ़ रही है, तो मैं यही प्रोजेक्शन अपने मन में लगा सकता हूं कि पिछले 5 साल में अगर कंपनी की सेल 2% से बढ़ रही है तो अगले साल भी बढ़ जाएगी। अब मेरे पास मान लो उस कंपनी का डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज अवेलेबल है 5, ये कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में दिया होता है, ठीक है ना। सेल अगर 2% से बढ़ रही है और ऑपरेटिंग लेवरेज 5 है, सेल 2% से बढ़ेगी तो EBIT कितने परसेंटेज से बढ़ेगा, 10% से बढ़ेगा। और अगर इस कंपनी का मान लो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज 3 है, EBIT अगर 10% से बढ़ेगा तो EBT कितने परसेंटेज से बढ़ेगा, 30% से। मतलब मैंने अपने मन में ही एक एनालिसिस लगा लिया कि पिछले 5 साल में अगर कंपनी की सेल 2% से बढ़ी है तो आने वाले टाइम में भी अगर इसी पेस पे बढ़ती है तो आने वाले टाइम में कंपनी का EBT 30% से बढ़ेगा। कंपनी का EBT अगर 30% से बढ़ेगा, टैक्स मेरे पास है कंपनी का 30%, माइनस करके मैं कंपनी का EAT निकाल सकता हूं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स करके, वो भी मेरे को कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में अवेलेबल होते हैं कि कंपनी ने कितने शेयर इशू कर रखे हैं, आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं, मैं कंपनी का EPS निकाल सकता हूं, अर्निंग पर शेयर। मतलब मैं सीधा एस्टिमेट लगा सकता हूं कि आज अगर मैं कंपनी के 1 शेयर में इन्वेस्ट करता हूं तो आने वाले टाइम में मेरे 1 शेयर पे कंपनी कितना कमाएगी, अर्निंग पर शेयर, मेरे 1 शेयर पे कंपनी कितना कमाएगी। अगर मेरे को लगता है कंपनी ज्यादा कमाएगी आने वाले टाइम में EPS पे, मैं आज पैसा लगा दूंगा, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर कंपनी ज्यादा कमाएगी तो ज्यादा लोग आने वाले टाइम में कंपनी का शेयर खरीदना चाहेंगे, तो आने वाले टाइम में कंपनी के शेयर की डिमांड बढ़ेगी, कंपनी के शेयर की डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा। आज प्राइस सस्ता है, सस्ता खरीद लो, कल को महंगा हो जाएगा, महंगा बेच देंगे, प्रॉफिट कमाएंगे। इस चीज का पूरा रोड मैप है ये। अगर फ्यूचर में कंपनी ने मतलब फिक्स्ड एक्सपेंस और इनकर कर ली और लीवरेज है वो, बेटा जो एनुअल रिपोर्ट होती है ना, तभी फाइनेंशियल्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एनुअल रिपोर्ट की बात कर रहा हूं। एनुअल रिपोर्ट में कभी भी नोटिस करना एनुअल रिपोर्ट में आने वाले टाइम के, क्योंकि एनुअल रिपोर्ट में आपको जो AS1 वगैरह होते हैं जिसमें गोइंग कंसर्न वगैरह का भी आपको डिस्क्लोजर देना होता है, तो उसकी वजह से आपको आने वाले टाइम के कुछ भी आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, अगर उसकी वजह, उन कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से या प्रोजेक्ट्स की वजह से अगर कोई भी आपको लगता भी है कि आपको यह खर्चा करना पड़ सकता है, वो भी आपको उसमें डिटेलिंग देनी पड़ती है, ठीक है ना। इन्होंने, आपने सुना होगा, रिलायंस ने अपना O2C डिवीजन, ऑयल टू केमिकल डिवीजन सेल आउट किया था इस साल, सुना आपने ये? सऊदी अरेमको की डील, कुछ ऐसा सुना? चलो मैं ये पूरा डिस्कस करूंगा आपकी क्लास में, क्योंकि ये पूरा एग्जाम्पल जो है ये अल्टीमेटली फाइनेंशियल लिवरेज है। इन्होंने अपनी कंपनी का फाइनेंशियल लिवरेज कम करने के लिए बेसिकली पूरी ये ट्रांजैक्शन करी थी। इनका एक O2C डिवीजन था रिलायंस का, जो कि ऑयल टू केमिकल डिवीजन था, जिसमें रिफाइनरी का काम होता था। उसमें इन्होंने डेट बहुत हैवी ले लिया था। वो देखो, रिस्क आपको एक प्रोबेबल चांस देता है कि हायर द रिस्क हायर मे बी द रिटर्न, बस, बट उसकी भी एक लिमिट होती है कि मैं डेट बढ़ाता जा रहा हूं, रिस्क बढ़ाता, एक लिमिट तो होगी कि उससे ज्यादा मेरी क्षमता ही नहीं है रिस्क को झेलने की। इन्होंने उससे ज्यादा कर दिया था, 3 लाख करोड़ के अराउंड इनका डेट हो गया था, ठीक है। तो इनको वो रिस्क कम करना था, उसकी वजह से इन्होंने अपना पूरा वो डिवीजन सेल आउट किया था। अब आपने जो पूछा यहां पे, क्या एक बार दोबारा बोलना, क्या बोल रहे थे? मतलब जैसे हम फ्यूचर का
हाँ, अब जो ये मैं यहां पे बता रहा था कि इन्होंने एक तरह से बोला सर फ्यूचर में अगर कंपनी कोई फिक्स्ड कॉस्ट इंकर कर दे जिसकी वजह से लॉसेज आ जाएं, उसका एनालिसिस हम कैसे लगाएंगे। तो मैंने बोला एनुअल रिपोर्ट में वो चीज पहले ही आपको डालनी पड़ती है एडवांस में। तो इन्होंने 2 साल से सऊदी अरेमको की अगर आपने ध्यान दिया हो मार्केट सिनारियो में, और अगर कॉस्टिंग की क्लासेस में मेरे को याद है मैंने 1-2 बार ये वर्ड यूज किया है एग्जांपल्स देने के लिए, ये बात तो पिछले साल से चल रही है। ये पता कैसे लगा लोगों को, डील तो इस साल हुई है, बात पिछले साल से चल रही है, कैसे 2 साल से अपनी एनुअल रिपोर्ट में डाल रहे हैं इस बारे में कि आने वाले टाइम में हम ये करने वाले हैं, फाइनली किया तो अब है। समझ आया आपको ये? तो वो चीजें एनुअल रिपोर्ट में। हाँ, कोई एकदम से ही इवेंट आ जाए जैसे कोविड जैसा इवेंट, आग लग जाए फैक्ट्री में, चोरी हो जाए, देखो उसको कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, वो फिर एक अलग चीज है, वो एक इनहेरेंट रिस्क है, उठाना पड़ेगा। समझ आया? लीवरेज का सेकंड प्रैक्टिकल यूज ये भी हो सकता है कि मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में बिल्कुल, MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए तो काम करता ही है कि आपके पास सीधा कंट्रोल्स आ जाते हैं। और कोई डाउट वाउट यहाँ पे? हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। देखो पर वहां पे जो एयरलाइन फेलियर था उसमें फिर बड़े सारे केसेस थे, ठीक है ना। आप किंगफिशर की बात कर रहे हो, उनके में मैंने बाय द वे पहली क्लास में रेफरेंस ही इसका दिया था, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट। बट ये फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है, इसमें मैं सिर्फ लिवरेज नहीं बोल सकता। मैं वो कह रहा हूं, मैंने मना नहीं किया बेटा, आपकी बात को मैं गलत नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं सिर्फ लिवरेज कहना फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट के, फाइनेंस में तो बहुत सारी और चीजें आ जाती हैं, तो वो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट था इंक्लूडिंग लिवरेज वाला, ठीक है, वो था, बिल्कुल था। कि इन्होंने जो मैंने रेफरेंस दिया था आपको याद होगा कि प्लेन्स खरीद लिए थे रादर देन लीजिंग देम आउट, खरीदने के लिए इन्होंने डेट ले लिया था, ठीक है। आप ना खरीदते, आप खर्चा कम करते, आप लीजिंग करते उनकी, बिल्कुल है, अल्टीमेटली वो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है, ठीक है ना। और कुछ, चलूं अब मैं आगे। आइए अब थोड़ा सा क्वेश्चंस देखते हैं एक बारी कि सर समझा तो दिया, आप देखते हैं क्वेश्चन हो भी पाते हैं हमसे या नहीं। तो ना मैं एक काम करूंगा अभी तो, ताकि आपके पास भी नोट्स होने चाहिए। अभी मैं आपके सामने यहाँ पे नोट्स खोलता हूँ, ठीक है, और क्लास के बाद ही या फिर नेक्स्ट क्लास में, वैसे क्लास के बाद ही आपको पहले चैप्टर के फोटोकॉपी नोट्स में दे दूंगा, ऑल्दो पूरी बुक आपकी कुछ दिन में प्रिंट होके आ जाएगी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, आप नंबरिंग भी यही डाल सकते हो, आपकी बुक में भी यही नंबरिंग होगी क्वेश्चंस की। पहले तो मेरे को ये बताओ, दिख रहा है सबको ये? भाई दिख रहा है सबको? क्लियर दिख रहा है? लास्ट में दिख रहा है? चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्वेश्चन ना है बड़ा आसान, वैसे कराने लायक भी नहीं है ये क्वेश्चन, मतलब पहला ही क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा उठा रहा हूं, लेकिन ये पेपर में आया हुआ है और पेपर में एग्जामिनर के कमेंट भी उसमें यही थे कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन गलत किया है। ऐसा क्या था इस क्वेश्चन में, देखते हैं जरा। है बड़ा सिंपल क्वेश्चन वैसे। X Limited has estimated that for a new product its break even point is 20,000 units. ब्रेक इवन पॉइंट 20,000 यूनिट्स है, मतलब ये सेल दे रखी है, ब्रेक इवन सेल, मतलब 20,000 यूनिट्स बेचने पर कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट होगा, यही होगा। इफ द आइटम इज सोल्ड फॉर ₹14 पर यूनिट, ये आपको सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे दी, एंड वेरिएबल कॉस्ट इज 9 पर यूनिट, ये आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे दी। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज फॉर सेल्स वॉल्यूम ऑफ 25,000 यूनिट्स एंड 30,000 यूनिट्स। आपसे सिर्फ ऑपरेटिंग लिवरेज मांगा है 25,000 यूनिट्स पे और 30,000 यूनिट्स पे। समझ आया? ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या था, एक बार याद दिलाओ। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। भूल जाओ, बार बार बोल रहा हूं, मन में फॉर्मूला खुद रट्टा नहीं मारना, वो बार बार भूलते रहोगे, बनाना है फॉर्मूला अपने आप से। सेल में कितना चेंज होगा उसकी वजह से ईबीआईटी में कितना चेंज होगा, एज सिंपल एज दैट। मेरा सवाल आपसे ये है, ये डेटा देखकर बस इतना, 25,000 यूनिट्स पे ऑपरेटिंग लिवरेज निकालना है, 30,000 यूनिट्स पे ऑपरेटिंग लिवरेज निकालना है। मैंने आपको 2 फॉर्मूले लिखवाए हैं, समझाया वो वाला है परसेंटेज चेंज वाला, लिखवाया ऑल्टरनेट फॉर्मूला भी था, जिसमें सिर्फ क्या लिखा था, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। आपको यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगता है अप्लाई होगा, परसेंटेज चेंज वाला या कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी वाला? कैसे?
कि हाँ सर ने स्पेसिफिकली सवाल पूछा है तो पक्का है, सिंपल फॉर्मूला तो नहीं यूज़ हो रहा होगा, दूसरे वाला यूज़ हो रहा होगा। हाँ जी, ठीक है। चलो मैं इसमें आपको एक बार एक सवाल अपना थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ। जो ऑल्टरनेट फॉर्मूला था वो था एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग ईबीआईटी। ये फॉर्मूला लगता कब है? अब मैं थोड़ा सा इस फॉर्मूले को समझाना शुरू करता हूं। देखो, परसेंटेज चेंज कब निकल सकता है? जब मेरे पास दो डेटा अवेलेबल हो, या तो 2 ईयर्स के डेटा अवेलेबल हो, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, या 2 क्वार्टर्स के डेटा अवेलेबल हो, फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर, 2 वीक्स के, 2 मंथ्स के। कहने का मतलब है 2 डेटा अवेलेबल होंगे तो ही मैं परसेंटेज चेंज निकाल सकता हूं, नहीं तो सिंगल डेटा से मान लो मैं कहूं 1 साल का डेटा दे दूं, परसेंटेज चेंज निकल ही नहीं सकता। समझ आया? तो जब भी आपके पास क्वेश्चन में परसेंटेज चेंज ना निकल पाए, सिंगल डेटा अवेलेबल हो, तो हमें यह फॉर्मूला लगाना पड़ता है। ठीक है, अब समझ में आ गया यह फॉर्मूला कब लगता है? अब एक बारी क्वेश्चन के हिसाब से बताओ, 25,000 यूनिट्स पे और 30,000 यूनिट्स पे कौन सा फॉर्मूला लगता है? आपको लग जाएगा। क्या परसेंटेज चेंज निकल सकता है यहां पे या नहीं? तो क्या लगाऊं परसेंटेज चेंज वाला या नहीं? यहां पे सच में कोई लॉजिक नहीं है, यहां पे लॉजिक है ही नहीं, सिंपल मैथमेटिकल चीज है। मतलब फाइनेंस का ऐसा कोई लॉजिक नहीं कि मैंने ऐसा सवाल पूछ लिया हो कि जो समझाया ही ना होगी। भाई पहले तो तुम ये बताओ, नींद में तो नहीं हो? जिंदा लाशें लग रहे हो, पर सच में ऐसा लग रहा है कि मैं अभी यहां से बाहर गया, ये कुछ लोग तो आगे ही लुढ़क जाएंगे। बताओ भाई, परसेंटेज चेंज। हाँ जी, आप बताओ। कि आप कह रहे हो एक तरह से 25,000 पे और 30,000 पे निकालना है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट वगैरह दे रहे। हाँ जी, नहीं नहीं, बस यही सुनना था। अब यहां पे सुनिए एक बारी, यहां पे मैक्सिमम बच्चे क्या गलती करते हैं, वो कहते हैं सर ने क्लास में बस इतना बताया था, 2 डेटा दे रखे होंगे तो परसेंटेज चेंज निकल जाएगा, सिंगल डेटा दे रखा होगा परसेंटेज चेंज नहीं निकल सकता, ऑल्टरनेट वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो वो यहां पे सीधा ये देख लेते हैं 2 डेटा दे रखे हैं, परसेंटेज चेंज निकल जाएगा, तो वो 25,000 पे इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, 30,000 पे इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, डिफरेंस निकाल के परसेंटेज चेंज निकाल के फॉर्मूला लगा जाते हैं। उनको लगता है हमारा आंसर हो गया सही, 5 नंबर पक्के, लेकिन है उसमें 0। क्यों? क्वेश्चन ने देखिए क्या मांगा है, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज फॉर सेल्स वॉल्यूम ऑफ 25,000 की सेल्स वॉल्यूम पर भी बताओ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, 30,000 की सेल्स वॉल्यूम पर भी बताओ ऑपरेटिंग लेवरेज। तो अपने आप में वो इंडिविजुअल है। 2 डेटा से चेंज निकालने का मतलब 2 साल के डेटा हो, 2 हफ्तों के डेटा हो, 2 मंथ्स के डेटा हो, इस तरीके के कोई 2 डेटा हो। समझ आया आपको ये? तो यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? कंट्रीब्यूशन वाला, परसेंटेज चेंज नहीं निकल सकता। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ऑपरेटिंग लेवरेज के लिए हमें ईबीआईटी चाहिए, कंट्रीब्यूशन चाहिए, वहां तक की इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं। 25,000 पे भी और 30,000 पे भी डेटा आ जाएगा, फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर। ठीक है ना? आइए, क्या कह रहे हो निन्नी? पूछो। समझ आ गया? लक्ष्य है ना? तो यहां पे 25,000 यूनिट्स, यहां पे 30,000 यूनिट्स पे। तो सबसे पहले सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपको क्वेश्चन में 14 दे रखी थी, ठीक है ना? तो 25,000 इंटू 14, यहां पे 30,000 इंटू 14, यहां पे कितनी? माइनस वेरिएबल कॉस्ट
वेरिएबल कॉस्ट आपको क्वेश्चन में 9 पर यूनिट दी हुई थी। और यहां पे आपके पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। थ्री 1,25,000, यहाँ पे 1,50,000। माइनस करनी है यहां से फिक्स्ड कॉस्ट, तब जाके ईबीआईटी तक पहुंच पाएंगे। फिक्स कॉस्ट तो दे नहीं रखी, फर्स्ट ग्रुप सबने पढ़ रखा है, कॉस्टिंग सबने पढ़ रखी है। जरा बता दो एक बारी क्वेश्चन देखकर, फिक्स्ड कॉस्ट कैसे आएगी? हाँ जी, 14 में से 9 वेरिएबल है तो बाकी फिक्स्ड होगी। अबे नालायक, 14 में से बाकी तो कंट्रीब्यूशन आया, वो भी पर यूनिट, टोटल फिक्स कॉस्ट। हाँ जी, बस नालायकों, कॉस्टिंग पढ़ के आ रखे हो, पेपर दे के आए हो और सबने बोला अच्छा पेपर हो गया, पता नहीं क्या करके आए हो। मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या पढ़ा है? अभी मैंने बोला भी क्वेश्चन पढ़ते हुए वो कॉन्सेप्ट, एट ब्रेक इवन नो प्रॉफिट नो लॉस, कंट्रीब्यूशन इज, सॉरी मेरे से गलती होगी, मैं समझा गलत। एट ब्रेक इवन नो प्रॉफिट नो लॉस, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। 20,000 यूनिट्स पे ब्रेक इवन बोला है क्वेश्चन ने, ठीक है, और कंट्रीब्यूशन कितना है पर यूनिट? 14 माइनस 9 5, तो 20,000 यूनिट्स पे कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 1 लाख। 20,000 यूनिट्स पे जो कंट्रीब्यूशन वही आ गई फिक्स कॉस्ट। यही बोल रहे थे आप भाई, लक्ष्य बिल्कुल सही बोल रहा था। तो मैं यहां पे वर्किंग नोट में ये कैलकुलेशन शो कर देता हूं। वर्किंग नोट्स प्लीज हर कैलकुलेशन का आपको शो करना है, ठीक है ना? फिक्स्ड कॉस्ट, at break even point contribution is equal to fixed cost, therefore 20,000 into 14 minus 9, ये आपका ब्रेक इवन का कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। नोट कर लीजिए एक बारी। हो गया? बस अब यहां पे वर्किंग नोट 1 का रेफरेंस डाल के 1 लाख, ईबीआईटी आ जाएगा 25,000 और 50,000। यहीं पे सेम फॉर्मेट में आगे कंटिन्यूशन में ही डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, साथ के साथ इसका फॉर्मूला, प्लीज फॉर्मूला जरूर कोट करना है पेपर में, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन आया आपका 1,25,000 यहां पर, ईबीआईटी 25,000, 5 आ रहा है यहां पे, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 50,000, 3, खत्म। आसान क्वेश्चन था एकदम। देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन है, 5-5 नंबर के आते हैं क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, इस चैप्टर के मोस्टली क्वेश्चन आपको आसान ही मिलेंगे, इस चैप्टर में मुश्किल नहीं है, फिर अगले चैप्टर में पता चलेगा थोड़ा सा। हो गया? चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन ना करना नहीं है, बस एक बार ही देख लो, पढ़ने वाला वैसे क्वेश्चन है। ऑल्दो आप यहां पे देख लो, पास्ट ईयर में
मई 2015, मई 2017 दो बारी पेपर में आया हुआ है, मैंने यहां पे मेंशन दो बारी किया हुआ है, मतलब ज्यादा बारी आया हुआ है, ठीक है ना। यू आर गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ 5 फर्म्स ऑफ द सेम इंडस्ट्री। 5 फर्म्स का डेटा दिया हुआ है। चेंज इन रेवेन्यू, ये जो चेंज इन रेवेन्यू है ये एक तरह से क्या हो गया, परसेंटेज चेंज इन सेल्स। चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम, ये क्या हो गया, ऑपरेटिंग इनकम मतलब ईबीआईटी। मैंने इनकम स्टेटमेंट लिखवाते हुए भी बताया था आपको, ईबीआईटी को ही ऑपरेटिंग इनकम कहा जाता है, तो ये आपको परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी दिया हुआ है। परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, ये क्या होगा, बस आपके पास यही डेटा है। अब आप एक चीज देखिए यहां पे कहां पे कंफ्यूजन होती है। देखो इनकम स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं, ईबीटी में से टैक्स माइनस होता है, ईएटी आता है, ठीक है। ईएटी में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस होता है, अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स आती हैं। यहां से अगर मैं इक्विटी डिविडेंड माइनस कर दूं तो रिटेन्ड अर्निंग्स आती हैं। लेकिन अगर मैं अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स की इक्विटी वालों के लिए टोटल कमाया कितना, इस टोटल कमाई को अगर मैं डिवाइड कर दूं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो ये क्या आ जाएगा, ईपीएस, यही आ जाएगा। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, जितने परसेंटेज का चेंज ईपीएस में होगा, क्या मैं कह सकता हूं सेम परसेंटेज का चेंज अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स में होगा? बोलो हां कि ना। नहीं आया समझ? मैं दोबारा रिपीट करता हूं। मैंने कहा अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, आपके पास पर शेयर की अर्निंग आ जाती है, जिसको आप ईपीएस बोलते हो। मैं कह रहा हूं अगर मैं बोलूं ईपीएस में 5% का चेंज है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स में भी 5% का चेंज है? हाँ, वो assuming that number of equity shares remains the same, क्या मैं ये बोल सकता हूं? फॉर द सिंपल रीजन, अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर एक तरह से टोटल अर्निंग्स है उन्हीं शेयर्स पे, और ईपीएस एक तरह से उन्हीं शेयर्स की ईपीएस है, पर शेयर की अर्निंग है। तो पर शेयर की अर्निंग पे अगर मैं कह रहा हूं 5% का चेंज है, तो पर शेयर की अर्निंग पे अगर 5% का चेंज होगा, तो टोटल शेयर्स पे जो टोटल अर्निंग्स होगी उस पे भी तो उतना ही चेंज आएगा। समझ आया आपको? ये नहीं आया समझ आपको? लास्ट में सभी को क्लियर हो गया ये? अच्छा, तो ईपीएस में जितना चेंज उतना ही चेंज अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। अगर मैं कहूं प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, तो जितना अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स उतना ईएटी, तो जितना चेंज अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर में, क्या उतना ही चेंज ईएटी में? क्या मैं अब ये बोल सकता हूं कि जितना चेंज ईपीएस में उतना ही फिर चेंज ईएटी में, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तो? समझ आया? अब मैं बोल दूं टैक्स भी नहीं है, तो जितना ईएटी उतना ईबीटी, तो जितना परसेंटेज का चेंज ईएटी में उतना ही परसेंटेज का चेंज ईबीटी में। क्या अब मैं इन कंक्लूसिव ये बोल सकता हूं जितने परसेंटेज का चेंज ईपीएस में उतनी ही परसेंटेज का चेंज ईबीटी में, अज्यूमिंग दैट ना टैक्स है ना प्रेफरेंस डिविडेंड है? क्या ये बात समझ में आती है? अब मैंने आपको हमेशा एक बात बोली है प्रैक्टिकल पेपर्स में, अब वो कोई भी पेपर हो, अपने आप से किसी परसेंटेज की, अपने आप से किसी फिगर की, किसी अमाउंट की अजम्पशन नहीं लेनी। क्वेश्चन में दे रखा है तो उसको लेना है, नहीं दे रखा तो इग्नोर दैट। यही हम करते आते हैं। आपके पास क्वेश्चन में ना प्रेफरेंस डिविडेंड का डेटा है, ना टैक्स का डेटा है, कुछ डेटा नहीं है। इसका मतलब क्या अब मैं बोल सकता हूं यही बात कि जितना ईबीटी होगा उतना ही अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर होगा, क्योंकि ना टैक्स है ना प्रेफरेंस डिविडेंड है। समझ आया? तो क्वेश्चन में परसेंटेज चेंज इन ईपीएस बोल रखा है और क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड और टैक्स का डेटा नहीं है, तो क्या मैं कह सकता हूं जितना परसेंटेज चेंज इन ईपीएस बोल रखा है वही परसेंटेज चेंज इन ईबीटी है? समझ आया? हाँ, नहीं है, नहीं, पर अल्टीमेटली यहां पे अर्निंग पर शेयर दे रखा है। अर्निंग पर शेयर का मतलब है ईबीटी तक तो आया ही होगा। एज सिंपल एज दैट। नो, समझ आया आपको ये? मैं यहां पे इसको बोल सकता हूं फिर परसेंटेज चेंज इन ईबीटी बोल सकता हूं। भाई सबको क्लियर हो गया? एंड इनका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है, जेन्युइन है। इन्होंने बोला सर डेटा तो इंटरेस्ट का भी नहीं है, तो आप इसी को फिर ईबीआईटी भी तो बोल सकते हो, लेकिन ईबीआईटी का चेंज भी तो फिर अलग दे रखा है। मतलब इंटरेस्ट तो होगा, फिर कुछ ना कुछ तो होगा। भाई मेरे को बताओ, सबको यहां तक क्लियर हो गया? एक तरह से अब आपको परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, परसेंटेज चेंज इन सेल्स, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी बोल रखा है। क्या ऑपरेटिंग लेवरेज निकाल सकते हो? डायरेक्ट फॉर्मूला डेटा दे रखा है। डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज डायरेक्ट फॉर्मूला डेटा दे रखा है। क्या फॉर्मूला जरा बताना ऑपरेटिंग लेवरेज का? कौन सा फॉर्मूला लगेगा पहले? तो परसेंटेज चेंज वाला या दूसरे वाला?
परसेंटेज चेंज वाला। आपको याद है मैंने कॉन्सेप्ट समझाते हुए बताया था, पेपर में एक बार क्वेश्चन आया था, डायरेक्ट फॉर्मूला लगना था, वही नहीं हो पाया था, वो यही क्वेश्चन था जी। अब बताओ क्या ये आसान क्वेश्चन है या मुश्किल है? आसान है। बस यहाँ पे एक तो ईपीएस वाला ये छोटा सा कॉन्सेप्ट लगना था, यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट टेस्ट कर लिया उसने कि आपको इनकम स्टेटमेंट रटी है या समझी है। क्लियर हुआ आपको ये? अब आगे तो फॉर्मूला लगाना है बस, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे अब हम। आइए, a firm sells its only product at ₹10 per unit, सेलिंग प्राइस दे दी आपको। Its variable cost ratio is 70%, मतलब बाकी 30% हमारा वो हो गया कंट्रीब्यूशन। While fixed cost are ₹1000, फिक्स कॉस्ट 1000 रुपए है। Present sales are 1000 units, ये सेल की यूनिट्स भी दे दी। मतलब मैं EBIT तक की इनकम स्टेटमेंट तो बड़े आराम से बना सकता हूं, ठीक है ना। मांगा है आपसे फाइंड आउट डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, ये तो आराम से निकल जाएगा। इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, डेटा आ जाएगा, फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला? परसेंटेज चेंज वाला या अल्टरनेट? अल्टरनेट, क्योंकि परसेंटेज चेंज का डेटा नहीं है। नहीं आया समझ? आप लास्ट में, आपका नाम क्या था यार? हाँ साहिल, साहिल समझ आ गया ना। ये परसेंटेज चेंज वाले के लिए 2 डेटा चाहिए होते हैं, यहां पे तो बस 1000 यूनिट्स का डेटा है, ठीक है ना। तो अल्टरनेट वाला फॉर्मूला लग जाएगा। आगे जो भी लिख रखा है बी पार्ट में, सी पार्ट में, वो भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। पहले इतना कर ले, फिर आगे धीरे धीरे पढ़ते हैं, धीरे धीरे कर लेते हैं क्वेश्चन को। धीरे समझ आ रहा है यार? तब ठीक है। इनकम स्टेटमेंट, सेल्स 1000 यूनिट्स थी, 10 रुपए पर यूनिट की सेलिंग प्राइस, तो ये 10,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट 70% बोल रखा था, 7,000 माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, वो 1000 दे रखी थी, EBIT 2000। यहीं पे फर्स्ट के ए पार्ट का आंसर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज फॉर्मूला जरूर कोट करना है। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT, 3000 डिवाइडेड बाय 2000, 1.5, यही आएगा ना। तो ये तो हो गया यही। हो गया भाई यहां तक? यहां तक हो गया सबका? अच्छा, अभी यहां तक पूछने के लिए आपकी पहली क्लास है, सुनिधि आपकी भी, आपने भी इससे पहले वाली क्लासेस नहीं देख रखी ना, और आपने भी, तो अभी तक इतना तो समझ आ रहा है हो क्या रहा है ये थोड़ा बहुत। ऑब्वियसली फॉर्मूले का लॉजिक आई अंडरस्टैंड वो नहीं। अच्छा देख ली, फिर तो ठीक है, आपने नहीं देखी थी ना, तो इतना समझ आ रहा है यहां तक, मतलब बिल्कुल ब्लैंक तो नहीं बैठे हुए। चलो ठीक है जी। अब सुनिए आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज मांगा था, बी पार्ट में फिर आपको कहा है EBIT इफ सेल्स इंक्रीजेस बाय 40%, अगर सेल 40% से इंक्रीज कर जाए तो EBIT कितना होगा। एक बार सुन लो, बस इसमें एक चीज बतानी है। यहां पे ना बच्चे क्या करते हैं, वो कहते हैं ठीक है प्रेजेंट सेल्स हमारी 10,000 थी, ठीक है, क्वेश्चन ने क्या लिखा है, सेल्स अगर 40% से इंक्रीज कर जाए तो वो सीधा क्या करते हैं, इसी के पैरेलली एक और इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। 10,000 को 140% करके सेल्स इंक्रीज करके दिखाते हैं, अकॉर्डिंगली उसका 70% वेरिएबल कॉस्ट। कहने का मतलब पूरी रिवाइज्ड इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं और EBIT आ जाता है, ठीक है ना। आंसर आएगा बिल्कुल करेक्ट, मार्क्स मिलेंगे 0। एग्जैक्टली
बात समझ में आई मैंने क्या बोली? आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा, लेकिन मार्क्स मिलेंगे 0 फॉर द सिंपल रीजन, अगर मेरे को पूरी इनकम स्टेटमेंट बना के निकालना है तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज क्यों सीखा? उसका लॉजिक भी तो मैंने तभी बताया था कि अब आप अपने आप को एक कंपनी की मैनेजमेंट मत मानो, आप अपने आप को अब क्या मान लो इस डेटा के लिए, आप इन्वेस्टर हो, आप फटाफट डेटा एनालाइज करके हिसाब लगाना चाहते हो पैसा लगाना है या नहीं। समझ आया? तो आपको क्या यूज करना है? ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज जो आगे आएंगे, ठीक है ना। तो अब यहां पे मैं लिखता हूं इस बात को, क्वेश्चन ने बोला सेल्स इंक्रीजेस बाय 40%, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज आया 1.5, 1.5 का डीओएल क्या डिनोट कर रहा है? 1% का चेंज होगा सेल में तो 1.5% का चेंज होगा ईबीआईटी में। मैं ये बात लिखता हूं 1%। अच्छा, अब यहां पे इंक्रीज की बात हो रही है तो मैं इंक्रीज लिखूंगा, चेंज नहीं लिखूंगा। 1% इंक्रीज इन सेल्स इंप्लाइज 1.5% इंक्रीज इन ईबीआईटी, यही है। तो अगर 40% का इंक्रीज इन सेल होगा, एग्जैक्टली, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 1.5% का इंक्रीज होगा ईबीआईटी में, कितना? 62%, सॉरी 60% इंक्रीज इन ईबीआईटी। ये समझ आया आपको? यहां तक सबको क्लियर है? अब क्वेश्चन ने क्या मांगा था? ईबीआईटी इफ सेल्स इंक्रीज बाय, तो रिवाइज्ड ईबीआईटी निकाल लेंगे। अब रिवाइज्ड ईबीआईटी, एग्जिस्टिंग ईबीआईटी था आपके पास 2000, इसका 160%, कितना आएगा? 3200, ये आपका आंसर। आसान है बिल्कुल, समझ आ गया? कंप्लीट करिए। अरे तू लास्ट में नोट कर रहा है क्वेश्चन? अच्छा, मतलब वैसे भाई तरीके से नोट्स बनाना, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। हो गया भाई यहां तक? अब इसी का सी पार्ट पढ़ लेते हैं। ईबीआईटी इफ सेल्स फॉल्स बाय 25%, सेम चीज, वहां पे 40% का इंक्रीज दिखाना था, यहां पे 25% का डिक्रीज दिखाना है। सेम लॉजिक करो एक बारी खुद से, मैं भी कर रहा हूं। सेल्स डिक्रीज बाय 25%, तो वही चीज 1.5 मल्टीप्लाई बाय 25, इतने परसेंटेज का डिक्रीज आएगा इन ईबीआईटी। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ये समझ आया? वही चीज 1% से 1.5 तो 25% से, बट यहां पे डिक्रीज दिखाना है तो ये कितना आ जाएगा? 37.5% डिक्रीज इन ईबीआईटी। तो रिवाइज्ड ईबीआईटी जो एग्जिस्टिंग ईबीआईटी था 2000, उसका 62.5%, 37.5% हटा के। समझ आ गया? विकास समझ आ रहा है? अच्छा, यहां पे क्या कोई हमारे बीच में नालायक ऐसा तो नहीं बैठा हुआ जिसके मन में आ रहा हो सर रिवाइज सब कुछ समझ आ गया, आपने ये रिवाइज्ड पे 2000 पे रिवाइज्ड क्यों निकाला? जब ए बी पार्ट में आप 3200 निकाल चुके हो, 3200 उस पे लगा देते ना, 3200 मल्टीप्लाई बाय 62.5%। ऐसा कोई अल्ट्रा लेजेंड है भाई? समझ आ गया ना? सिंपल सी बात, एक पार्ट को दूसरे पार्ट से पहली बात कनेक्ट नहीं करना है, हर पार्ट अपने आप में सेपरेट क्वेश्चन है। और दूसरी बात 3200 तो 40% का इंक्रीज दिखा रहा था, ठीक है ना? समझ आ गया? चलिए सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का, बाय व्हाट परसेंटेज शुड सेल्स फॉल। अब ध्यान देना, अभी तक आपसे पूछ रहा था सेल में इतना चेंज आएगा तो ईबीआईटी में कितना चेंज होगा, यहां पे उल्टा कर दिया। बाय व्हाट परसेंटेज शुड सेल्स फॉल बिफोर द फर्म स्टार्ट्स इंकरिंग लॉसेस।
बिफोर द फर्म स्टार्ट्स इंकरिंग लॉसेस मतलब जब प्रॉफिट होगा जीरो, मतलब जब ईबीआईटी हो जाएगा जीरो तो सेल्स में कितना परसेंटेज का फॉल आ चुका होगा। बड़ी सिंपल सी बात है, एग्जिस्टिंग ईबीआईटी 2000 था, वहां से ईबीआईटी को जीरो पे लाने की बात कर रहे हैं और इस पे पूछ रहे हैं सेल्स में कितना चेंज होगा। पहली बात, ईबीआईटी में कितना चेंज आया है? 100%। तो क्वेश्चन क्या बना, जब ईबीआईटी में 100% का चेंज होगा तो सेल में कितना चेंज होगा? यही क्वेश्चन बना। आइए, तो पहले तो मैं यहां पे लिखता हूं ईबीआईटी फॉल्स बाय 100%, ब्रैकेट में आपके रेफरेंस के लिए लिख देता हूं टर्न्ड जीरो। वही बात 1%, अब डिक्रीज लिखूंगा क्योंकि डिक्रीज की बात हो रही है। 1% डिक्रीज इन सेल्स इज इक्वल टू 1.5% डिक्रीज इन ईबीआईटी। अब उल्टा चलना है, ईबीआईटी में कितना चेंज होगा उसकी वजह से सेल में कितना चेंज होगा। तो मैं यहां पे लिखता हूं, एक तरह से अब मैं इसको उल्टा बोलूंगा, 1.5% का डिक्रीज होगा ईबीआईटी में तो 1% का डिक्रीज होगा सेल में। तो 1% का डिक्रीज होगा अगर ईबीआईटी में, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.5 इतने परसेंट का डिक्रीज होगा सेल्स में। वही छोटे बच्चों वाली कैलकुलेशन, पहला क्वेश्चन है इसलिए डिटेल में कर रहा हूं। तो अगर यहां पे 100% होगा ईबीआईटी में, तो यहां पे 100 डिवाइडेड बाय 1.5%, तो 66.67% डिक्रीज इन सेल्स। और यहां पे रिवाइज्ड सेल्स निकाल के मत बैठ जाना, क्वेश्चन ने आपसे बस पूछा ही यही था बाय व्हाट परसेंटेज। अमाउंट आपसे पूछा ही नहीं है तो निकालने की जरूरत नहीं है, यहां पे आंसर छोड़ दो। यहां पे पूछा था ईबीआईटी, इसलिए हमने रिवाइज्ड ईबीआईटी निकाला था। समझ आया आपको? ये सभी को क्लियर हो गया? बस क्वेश्चन एनालाइज करना है, आंसर बड़ा सिंपल सिंपल सा है, कॉन्सेप्ट बेस्ड। ठीक है ना, नोट कर लो। हो गया? अच्छा, आपका जैसे अभी ग्रुप 2 है, मई 21 में तो आपके पेपर होंगे, ठीक है ना। और अभी आपका रिजल्ट जो है, नॉर्मली जो ग्रुप 2 का रिजल्ट होता है वो आपका आता है फर्स्ट वीक ऑफ फेब। ये बात मैं बताता हूं अभी क्यों कर रहा हूं। 4th to 8th फेब के बीच में नॉर्मली ये लोग रिजल्ट निकालते हैं जब नवंबर में पेपर होते हैं। अभी आपके दिसंबर में पेपर हैं, ऑल्दो अभी आईसीआई ने कुछ बोला नहीं है तो पहले ही कुछ एक्सपेक्ट करना ऐसे ही है। हो सकता है इंस्टीट्यूट टाइम पे ही रिजल्ट निकाल दे जल्दी तैयारी करके, नहीं तो हम ये मान के चलते हैं 15 दिन आपका रिजल्ट डिले हो सकता है, एज एन मिड फेब में आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। तो क्योंकि अभी ग्रुप 2 की आप तैयारी कर रहे हैं तो इतना ध्यान रखिएगा कि जब आपका मई 21 में ग्रुप 2 के पेपर आप देके निकलेंगे, ऑल्दो ये बात मैं आपको कई बारी बोलता रहूंगा ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है, क्योंकि उसके बाद अब बहुत परेशान होते हैं बच्चे। बात मैं ग्रुप 2 के पेपर की नहीं कर रहा हूं, अभी ग्रुप 2 के पेपर के बाद की कर रहा हूं। जब ग्रुप 2 के पेपर हो जाए ना तो खाली मत बैठ जाना। आपको पता होगा उसके बाद ग्रुप 2 का रिजल्ट आया, फिर आपको आर्टिकलशिप शुरू करनी होती है, उसकी डेडलाइन होती है। उस डेडलाइन पे आपने आर्टिकलशिप शुरू कर ली। ये आपको मालूम है सीए फाइनल कब ड्यू होता है आपका? ये पता ही होगा वैसे। 3 साल की आपकी आर्टिकलशिप होती है, 2.5 साल की जब आर्टिकलशिप खत्म हो जाती है तो आपका सीए फाइनल का अटेम्प्ट ड्यू हो जाता है। लेकिन वो 2.5 साल गिने कब से जाएंगे? वो गिने तब से जाएंगे जब आपने आर्टिकलशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कराया होगा। अब मैं ये डेट बता रहा हूं आपको, आपकी 31 अक्टूबर डेट होती है। अगर आपने 31 अक्टूबर 21 से पहले पहले, मान लो अभी पॉजिटिव सिनारियो मान के चल रहे हैं, मई 21 में आपका ग्रुप 2 भी क्लियर हो गया, तो आपने उसी साल 31 अक्टूबर 21 से पहले पहले अगर आर्टिकलशिप ज्वाइन कर ली तो आपके सीए फाइनल के अटेम्प्ट की जो एलिजिबिलिटी के लिए 2.5 साल हैं वो मई 21 से गिने जाएंगे। समझ आया? अगर 31 अक्टूबर से हो गया लेट, 1 नवंबर में चले गए, दिसंबर में, तो आपने भले ही ग्रुप 2 निकाला, इंटर आपका मई 21 में फाइनली निकला, फिर भी आपके सीए फाइनल के 2.5 साल कब से काउंट होंगे? नवंबर 21 से। तो 6 महीने का डिले आ जाएगा सीधा सीधा। समझ आया? तो ये ध्यान रखना। ये बात भी मैं अभी से क्यों कर रहा हूं, आर्टिकलशिप ज्वाइन करने के लिए
एलिजिबिलिटी के लिए ग्रुप 1 या ग्रुप 2 उनमें से एक कोई ग्रुप क्लियर तो होना चाहिए। आईसीआई की जो ट्रेनिंग्स होती हैं, ओपी आईटी, जिसका वो कंबाइंड नाम उन्होंने एसीआई टीटीएस कुछ ऐसे रखा हुआ है, आई गेस यही नाम है। ये आपको ट्रेनिंग करनी होती है, ये 1 महीने की ट्रेनिंग है। मैं मेन इसके लिए बात कर रहा हूं, इसका बैच नहीं मिलता आसानी से, ठीक है। आप अभी भी अगर इंस्टीट्यूट की साइट चेक करेंगे, वो लिखा होगा अगले 2 बैच फुल। समझ आया? इतनी जल्दी बैच फिल हो जाते हैं वो, और ये कहीं बाहर नहीं कर सकते, आईसीआई की पास ही करनी होती है। तो ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं, जैसे ही पेपर खत्म हो फटाफट रजिस्ट्रेशन करा लेना अपना, ठीक है, इस ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे बैच मिलता है इसका। जितना ज्यादा ये डिले होगा उतना ज्यादा फिर अल्टीमेटली आर्टिकलशिप डिले होगा। और ये मैं इस हिसाब से कह रहा हूं, मई 21 में ग्रुप 2 देंगे, इसका रिजल्ट आता है अगस्त फर्स्ट वीक में। तो इस तरीके से प्लान करके चलना, अगस्त से पहले पहले, बीच में 2 महीनों का गैप है, तो अगस्त से पहले पहले आपकी ये ट्रेनिंग निपट जाए। 1 महीने की ट्रेनिंग है, सो दैट जैसे ही अगस्त में रिजल्ट आए फिर आप अपना पूरा कंसंट्रेशन लगा दें आर्टिकलशिप के इंटरव्यूज पे, क्योंकि वो भी अपने आप में एक मेहनत टास्क है। क्या? अरे यार 2.5 तो मैं ये देख, तो मैं बीच में 70-60 है, वो समझ आ रहा था? अच्छा ठीक है, चलो। बताया ना अगस्त, इंटर का रिजल्ट अगस्त में आता है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 कंबाइंड वाला भी, सिंगल वाला भी, सब कुछ, ठीक है। हाँ जी, कौन से 3 महीने? पेपर और रिजल्ट के बीच के गैप में, उसी में तो कहा ना। हाँ, ये ट्रेनिंग्स वगैरह ये सारे, देखो उसमें होता क्या है ना, नॉर्मली क्या होता है, एक तो ये ट्रेनिंग्स कंप्लीट करो, दूसरा क्या होता है आर्टिकलशिप के लिए ना, मैंने शायद पहले भी बताया हुआ है, चलो मैं दोबारा भी बताऊंगा वैसे आपको, ताकि याद रहे ये चीज़ें। आर्टिकलशिप वगैरह के लिए ना बहुत बच्चे ये गलती कर देते हैं कि ना रिजल्ट आने के बाद जब हो गया, हाँ जी हम क्लियर हो गए, फिर उसके प्लानिंग करते हैं, अपने दोस्त को बोलते हैं, रिज्यूमे वगैरह, आधे नालायकों के तो उसके बाद तो सीवी बनने शुरू होते हैं। प्रॉपर सीवी बनाना होता है इसके लिए, ठीक है, और प्रॉपर जॉब की तरह इंटरव्यूज होते हैं इसके तरीके से, वो सब करना पड़ता है, ठीक है ना। और होता क्या है, जैसे रिजल्ट आता है तो इतना बच्चा क्लियर होता है, वो इकट्ठे पहुंचता है इंटरव्यू देने। समझ आया? अब जिस भी कंपनी में आप इंटरव्यू देने जाओगे आर्टिकलशिप के लिए, तो उनके पास एक सिंपल सी चीज, 100 कैंडिडेट आया अगर इंटरव्यू देने, तो मैं बड़े सारे राउंड्स रख दूंगा इंटरव्यू के, कि भाई फटाफट फटाफट उसमें स्क्रीनिंग होती जाए, आखिरी में पर्सनल इंटरव्यू में कुछ बच्चे बचेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली रखने तो उनको वही सिलेक्टेड है। और जब बच्चा इंटरव्यू देने ही 10 बच्चा आया, तो वो राउंड्स हो जाते हैं कम, मतलब इंटरव्यू कम टफ हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है, बहुत बच्चे तो इतने प्रोएक्टिव होते हैं, पेपर खत्म हुए फटाफट से अपनी ये ट्रेनिंग्स निपटाई, जहां पे भी थोड़ी बहुत जान पहचान थी या इधर उधर अपने हर जगह रिज्यूम डाल दिए, कॉल आ जाती है, इंटरव्यू देने चले गए। वहां पे आपका प्रोविजनली सिलेक्शन हो जाता है अगर इंटरव्यू क्रैक हो जाए। प्रोविजनली सिलेक्शन एज इन रिजल्ट में पास आ गया, ज्वाइन कर लेना, ऑब्वियसली रह गया तो पेपर देना, ठीक है ना। तो इस तरीके से वो भी आपके इंटरव्यूज वगैरह कंडक्ट हो जाते हैं। तो वो प्रोएक्टिवली आपके पास वो टाइम होता है, वो ऐश मारने वाला टाइम नहीं होता। इन सब चीजों का ध्यान रखना। एक ग्रुप क्लियर वाले को भी बिल्कुल, एक ग्रुप क्लियर वाला भी दे सकता है, ठीक है ना, आर्टिकलशिप ज्वाइन कर सकता है, बट वो डिपेंड करता है। जो बिग फर्म्स होती हैं, बड़ी फर्म्स होती हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करती हैं। उसमें मेन पंगा होता है छुट्टी का, क्योंकि फिर उनको पता है कि दूसरा ग्रुप देने के लिए फिर ये छुट्टी मांगेगा। सर अगर पेपर रह भी जाए तो फिर वो मतलब एक्सेप्ट नहीं करते? नहीं, ऑब्वियसली, क्योंकि आपका सिलेक्शन प्रोविजनल हुआ है ना, या फिर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। देखो डिपेंड करता है फर्म टू फर्म। आप किसी जान पहचान वाले की फर्म में गए हो और वहाँ पे आपका प्रोविजनल सिलेक्शन हुआ है, तो वो आपको अलाउ कर देगा फिर भी कि चलो ज्वाइन कर लो, ग्रुप 2 के पेपर दे देना, कोई बात नहीं है, दोबारा दे देना, छुट्टी ले लेना। बड़ी फर्म वाले या तो मना कर देंगे, या फिर आपको बोलेंगे ठीक है ज्वाइनिंग करनी है कर लो, पेपर के लिए छुट्टी सिर्फ पेपर के टाइम पे देंगे और 15 दिन पहले देंगे, प्रिपरेटरी हॉलीडे वगैरह कुछ नहीं देने वाले। मेन पंगा छुट्टी का है। ये जो बातें होती है ना कि दोनों ग्रुप क्लियर वालों को ही मिलती हैं, उस पर मिलती हैं, देखो आर्टिकलशिप का सच जो है वो है बड़ी फॉर्म में मिलती है जान पहचान पे, रिज्यूम नहीं उठता नहीं तो, पहली चीज। दूसरी चीज उनको दिक्कत होती है छुट्टी से, बस आप छुट्टी फॉरगो कर दो, एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे सर बाकी सब्जेक्ट्स में एग्जाम्पशन आ गई, एक ही सब्जेक्ट है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो देखो ऐसे केसेस में तो वो भी समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। सर कॉलेज स्टूडेंट्स को भी ट्रेनिंग अभी कर सकते हैं? हाँ और क्या, निपटाओ।
बिल्कुल बिल्कुल, ये बात जो मैंने आर्टिकलशिप वाली नहीं, जो ओरिएंटेशन और आईटी ट्रेनिंग की बात करी, ये तो कॉलेज वालों के लिए भी एप्लीकेबल है। निपटाओ ना अपनी, ताकि जैसे ही कॉलेज खत्म हो फटाफट अपना कैंपस में बैठ के, कई बार तो कैंपस के थ्रू ही आर्टिकलशिप वगैरह लग जाती है, तो उसमें आर्टिकलशिप ज्वाइन करो उसके बाद। टाइम पे ज्वाइन नहीं कर सकता आर्टिकलशिप? नहीं, एक टाइम पे कॉलेज में और ऑफिस में कैसे रहेगा? कॉलेज मतलब जैसे अटेंडेंस का इतना इशू होता नहीं है। हाँ, तो वो नहीं जानते हो, वो समझते हैं तुम शरीफ लोग हो, तुम कॉलेज जाते होगे। ठीक है, चलो, मतलब ये वैसे रूल भी है, आईसीआई नहीं लिखा हुआ है कि आप रेगुलर और आर्टिकलशिप साथ में नहीं कर सकते, एलिजिबल नहीं हो। तो सर फिर उस टाइम पीरियड में हम क्या करें, जैसे रेगुलर कॉलेज हमारा बाकी है तो? कॉलेज में मजे मारो। सर कुछ प्रोडक्टिविटी? देखो, अगर देखो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आपका कॉलेज अच्छा है तो ऑल्दो आज के सिनारियो में अभी आप सब घर बैठे हैं, कॉलेज चाहे रेगुलर कॉलेज है कुछ ही है, सब एक बराबर हैं, ठीक है ना? तो अभी तो क्या ही प्रोडक्टिविटी, क्या ही क्या, मेरे को सब मालूम है ऑनलाइन क्लासेस कॉलेज की तुम कैसे अटेंड करते हो। मतलब फाउंडेशन का एक बच्चा आया और साइड पे ना थोड़ी देर बाद ना मोबाइल पे बस ना ऐसे करके फिर सामने सुनता है। मेरे को लगा यार, ना तो ये चलो ये है कि फ़ोन में लगा हुआ है, बीच में पता नहीं ऐसे ऐसे क्या करता रहता है। मैंने कहा क्या कर रहा है? कहता सर क्लास चल रही है ऑनलाइन, बस वो लॉगिन कर रखा है। तो मैंने कहा फिर मतलब इसको साइड पे रख दे। कहते नहीं सर, वो बीच बीच में मैं देखता रहता हूँ, ये ना टीचर्स बड़े चालाक हैं, ये क्लास के स्टार्टिंग में अटेंडेंस नहीं लेते, एंड में अटेंडेंस नहीं लेते, क्योंकि पता है बच्चा उसमें करेगा, बीच में लेते हैं। तो कहता मैं टैप करके देखता रहता हूँ कब अटेंडेंस ले रहे हैं, बस उस टाइम एक्टिव हो जाऊंगा। तो यही ऐसी क्लासेस चल रही हैं। तो उसमें तो क्या, ऑल्दो होपफुली वैक्सीनेशन वगैरह आ जाएं, सब कुछ नॉर्मल हो जाए, कॉलेज स्टार्ट हो जाए, तो प्रोडक्टिविटी या तो होती है अच्छा कॉलेज हो, वो भी सोसाइटीज़ की वजह से कि इन्वेस्टमेंट सेल वगैरह आपने ज्वाइन कर रखा है, फाइनेंशियल सेल वगैरह, तो या तो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी होती है। नहीं तो फिर इसके लिए अब इस टाइम पे ना बेस्ट पता क्या होता है, कॉलेज टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए, या तो आप तरीके से कोई ग्लोबल कोर्स ज्वाइन कर लो, जैसे ACCA, FRM, अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। आपका अकाउंटिंग में इंटरेस्ट है, ज्वाइन ACCA। आपका फाइनेंस में इंटरेस्ट है, ज्वाइन FRM, UK बेस्ड कोर्सेज हैं। इस तरीके के आप कोर्सेज ज्वाइन कर लो। ज़्यादा हाई प्रोफाइल कोर्सेज भी नहीं, CFA वगैरह भी नहीं, क्योंकि वो पूरा टाइम मांगते हैं। फिर ये ऐसा ना हो जाए मेरा CA फाइनल सफ़र कर जाए फिर बाद में, ठीक है ना? इस तरीके के कोर्सेज जो कि, ताकि जब आप उसमें 2-3 फ़ायदे हैं। एक तो इन कोर्सेज का ये फ़ायदा हो जाता है कि जब आप आर्टिकलशिप का कॉलेज के बाद इंटरव्यू देने जाएंगे, तो जो बाकी बच्चे इंटरव्यू देने आएंगे, आप उनसे भीड़ से पहले अलग हो गए, क्योंकि एक तो आप ग्रेजुएट हैं, वो इंटर क्लियर्ड है, जिसने कॉलेज की दुनिया देखी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आपके पास एडिशनल एक कोर्स है, तो पहले ही आप थोड़ा सा सीनियरिटी में आ जाओगे, तो इजीली सिलेक्शन के चांसेस हैं। दूसरी चीज, CA बनने के बाद के फायदे। एक बंदा है सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसी फॉर्म से आर्टिकलशिप। एक बंदा है चार्टर्ड अकाउंटेंट, ACA या FRM, व्हाटएवर बी द कोर्स, एडिशनल एक स्किल है उसके पास। ऐसे में आपको लगता है ACCA, FRM वगैरह जैसे थोड़े से लेंदी कोर्सेज हैं, अगर ये कोर्सेज नहीं करने। फिर आते हैं सर्टिफिकेशन बेस्ड कोर्सेज। सर्टिफिकेशन बेस्ड कोर्सेज में एक तो होता है, देखो, बेसिक एक्सेल एज एन शॉर्टकट्स वगैरह सीखना। एक होता है एडवांस्ड एक्सेल, जिसमें आपको एक्चुअली में प्रैक्टिकल वर्क किस तरीके से किया जाता है, उस तरीके के हाई लेवल वाले एक ना मैक्रो होता है इसमें एक्सेल में, उसमें VB यूज होता है, विजुअल बेसिक, और उससे रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं एक्सेल में। उस तरीके से एडवांस लेवल एक्सेल सीखना। फाइनेंशियल मॉडलिंग, स्टॉक मार्केट में अगर इंटरेस्ट है तो उसके बड़े सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं, NCFM, NSE के सर्टिफाइड कोर्सेज। मतलब इस तरीके के वैल्यू एडिशन दुनिया जहां अवेलेबल है, और वैसे वाला दुनिया जहां के कोर्सेज अवेलेबल हैं। एक होते हैं क्लासरूम कोर्सेज, जैसे कि यार कहीं ना कहीं अभी आप बैठे हो, तो अभी कहीं ना कहीं कभी कभी मेरे को भी पुश करना पड़ेगा, यार पढ़ लो, नींद में ना चले जाओ, क्योंकि सिर पे डंडा अल्टीमेटली पेपर का है, पेपर पास करना है। मैं कितनी मर्जी प्रैक्टिकल नॉलेज की बात कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, एट द एंड ऑफ द डे मेरे को भी आना इसी पे ही है कि क्वेश्चन कर लो ये अब, ठीक है? मैं पूरा अपनी क्लास प्रैक्टिकल उस पर डाइवर्ट कर ही नहीं सकता हूं, नहीं तो तुम ही गाली निकालोगे, कराया क्या इसने क्लास में। बड़ी सिंपल सी बात है, पेपर ही ना निकले। लेकिन जो इस तरीके के कोर्सेज होते हैं ना, ये आपकी एक्चुअली में प्रैक्टिकल नॉलेज एनहांस करते हैं, और इसमें इंटरेस्ट भी इस तरीके से बनता है। आज मैं आपको कह दूं ना सबको कि अगले दिन से जो क्लास चलेगी 9:30 बजे से, उसमें अगर आप सीख गए तो उसके बाद पैसे मिलेंगे आपको। आप कहोगे ऐसी की तैसी, इतने एक्टिव हो के, तो मेरे से ज़्यादा तो एक्टिव तुम होगे कि बताओ पैसे। यहाँ पे पैसे देने की बात मैंने क्या बताई कि ऐसा स्किल आ जाए जिससे आपको सीधा पैसा दिखे, मैं पैसा कमा सकता हूँ। वो कोर्सेज ना वैसे वाले कोर्सेज होते हैं, फाइनेंशियल मॉडलिंग वगैरह, आपके पास सीधा ऐसा स्किल आता है, तो बड़े सारे कोर्सेज हैं, वो आप कर सकते हो उस टाइम पे।
एनीवे अब आगे बढ़ेंगे, उसके बारे में भी एक एक करके एक एक कोर्स जैसे जैसे होते हैं, कहाँ कहाँ से होते हैं, जैसे NCFM का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है, वो मैं एक एक करके बताता रहूँगा। लेकिन अभी क्वेश्चन पे वापस आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, नहीं कोई ब्रेक नहीं होता, नालायक। उसने कह दिया, देखो मैं, एक बच्चे ने कह दिया, वो नाराज हो जाएगा फिर। अ फर्म हैज सेल्स ऑफ रुपीज 40 lakhs, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ रुपीज 25 lakhs, फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ रुपीज 6 lakh, 10% डेट ऑफ 30 lakhs एंड इक्विटी कैपिटल ऑफ 45 lakhs। ये डेटा आपको दिया हुआ है। कैलकुलेट ऑपरेटिंग लिवरेज एंड फाइनेंशियल लिवरेज। इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, ऑपरेटिंग लिवरेज निकालना है, मतलब क्या चाहिए? अच्छा, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, परसेंटेज चेंज या सिंपल वाला? सिंपल वाला, ऑल्टरनेट वाला। तो ऑपरेटिंग लिवरेज के लिए एक तो कंट्रीब्यूशन चाहिए और EBIT, उसके बाद फाइनेंशियल लिवरेज के लिए EBT भी चाहिए। तो वहां तक की इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं, ठीक है ना? आइए, अभी तो बेटा तुम CA फाइनल में पहुंचो एक बारी, भाई मेरे से ना कनेक्ट में रहना। तुम CA फाइनल में पहुंचोगे ना, उसके बाद मैं खुद फोन करके पूछा करूंगा, और फिर बढ़िया चल रहा है? सब बताओ, बच्चे को ये तक नहीं पता ब्रेक होता है, बता दो ना, ब्रेक दे सकते हो। नहीं, ब्रेक नहीं होता है। मैं कोई 3-4 घंटे की क्लास नहीं दे रहा हूं कि बीच में 10 मिनट का ब्रेक चाहिए, नालायक। तो वैसे फाइनल की स्टडीज कब से स्टार्ट करनी होती है मतलब? यार फाइनल के लिए देखो, वैसे तो कई बच्चे सीधा ही आर्टिकलशिप ज्वाइन करते ही स्टार्ट कर देते हैं, कई बाद में स्टार्ट करते हैं। जो मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है मैं वो बता देता हूँ कि आर्टिकलशिप ज्वाइन करने के कम से कम 6 महीने तक CA फाइनल की तैयारी नहीं शुरू करनी चाहिए, उसके बाद शुरू करनी चाहिए। फॉर द सिंपल रीज़न, बात पता क्या होती है, आर्टिकलशिप ना, जिसको कहते हैं ना, टॉर्चर होता है कहीं ना कहीं। कितनी मर्जी अच्छी फर्म हो, एक बारी के लिए वो टॉर्चर होता है, लेकिन ज़िंदगी भी वही बनाता है, काम वही सिखाता है। अल्टीमेटली काम तो वही करना है ना, प्रैक्टिकल मार्केट में निकल के। लेकिन वो टॉर्चर इसलिए होता है, एक तो सुनने की आदत नहीं है तुमको, वहाँ पे सुनना नहीं होता, झाड़ पड़ती है अच्छे से, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, स्टार्टिंग में हमको लगता है कि अभी तो तुम, जैसे अब मैडम ने बोल दिया 1.5 घंटे की क्लास हुई है, ब्रेक, तो वहाँ पे ना अगर आपने लंच का ब्रेक भी जो होता है वो अगर एक्स्ट्रा टाइम का ले लिया, उसमें भी टॉन्टिंग हो जाती है। मैनेजर, सीनियर मैनेजर बोल देते हैं कि ऐसा नहीं चलेगा, और वो 4 बारी के बाद बोलते नहीं है, फिर वो सुनाते हैं, ठीक है ना? तो वो भी बुरा लगता है। उसके बाद हमको लगता है 10 से 5:30 क्या हुआ, वो सोच के अभी से डर रही है, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, बताओ बताओ। नहीं, अपनी आप बीती सुना रहा हूँ मैं, काइंड ऑफ, सबके साथ है, कोई बात नहीं। अभी तुम मेरे पे हंस रहे हो, फिर मैं तुम पे हंसूंगा, तभी तो मैंने बोला मेरे से कनेक्ट में रहना, उसके बाद मैं पूछूंगा। तो कहने का मतलब है 5:30 बजे 6 बजे कोई घर पे आने का टाइम नहीं है, 7, 8, 9 कोई कुछ भी बज रहे हैं इस तरीके से, ठीक है? अभी आपके अगर कोई दोस्त वोस्त जो अभी आर्टिकलशिप कर रहे हैं, उनसे पूछना लॉकडाउन कैसा गुजरा, मतलब लॉकडाउन तो उनका नरक बन गया उस टाइम पे। कि इस टाइम पे लॉकडाउन में तो ना इन कंपनीज ने तरीका ये निकाला, अब तो वो उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को या आर्टिकल्स को ये तक कहना शुरू कर दिया कि आपका जो कम्यूटिंग टाइम था, जब आप ऑफिस आते थे तो आधा घंटा 1 घंटा ऑफिस आने में लगता था ना, अब तो घर पे बैठे हो उसमें भी काम करो। उसके बाद रात को 10 बजे भी, अब ऑफिस जा रहे हो रात को 7-8 बजे घर पे आ जाते थे, उसके बाद तो काम नहीं करना। लॉकडाउन में तो घर बैठे हो, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, कोई बात नहीं। कोई एम्प्लॉय अगर बोले भी या आर्टिकल अगर बोले भी 10 बजे भी मैनेजर का कॉल आ रहा है, ये काम कर दो, सर अब तो 10 बज गए हैं, कोई बात नहीं, घर ही तो पड़ा हुआ है, करना क्या है तेरे को, तो कर दे काम। कहने का मतलब काम इस तरीके से। फिर आप उसमें आर्टिकल फाइनल की तैयारी भी शुरू कर लो। अब CA की फाइनल के लिए जो भी, चाहे ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ोगे, चाहे उससे पढ़ोगे अपना फेस टू फेस क्लासेस में, कैसे भी पढ़ोगे, या तो मॉर्निंग में पढ़ोगे 6:30-7 बजे उठ, सर्दियों में भी उठ के, या फिर रात को पढ़ोगे। कहने का मतलब है नींद का पीरियड हो गया शॉर्ट, ठीक है? अब फ्रस्ट्रेशन लेवल सोचो कि सुबह सुबह पढ़ के निकले, चाहे ऑनलाइन चाहे उधर, आधा पढ़ के आधा सो के, उसके बाद यही होता है। उसके बाद पहुंचे ऑफिस, ऑफिस भी थोड़ा सा लेट ही पहुंचेंगे क्योंकि सुबह सुबह पढ़ के पहुंचे हैं। फिर लेट पहुंचे, पहुंचते ही क्योंकि लेट पहुंचे हैं, सुनाएगा पहले तो,
देखो 5-10 मिनट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये 5-10 मिनट होता नहीं है ना। फिर पहला दिन 5-10 मिनट होता है, फिर वो आधा घंटा होता है, फिर वो 1 घंटा होता है। वो इतने टाइम में सुन सुन के आदत पड़ जाती है, कोई दिक्कत नहीं, अब तो 2 घंटे लेट जाऊंगा, सुनाना तो है, मैं 5-10 मिनट लेट जाऊं, 1 घंटा लेट जाऊं, इसने बोलना है और यही डायलॉग बोलना है। तो वो उधर से डायलॉग बोल रहा होता है, एडवांस में मन मन में पहले हम ही बोल रहे होते हैं, इसके बाद ये बोलेगा, इसके बाद ये बोलेगा, बल्कि किसी दिन ना सुनाए तो लगता है अरे क्या हो गया इसको, आज तबीयत ठीक है इसकी, तो ऐसा माहौल। तो मेरे कहने का मतलब है 6 महीने मैंने बोला इस माहौल में अडेप्ट करने में लग जाते हैं। ये अडेप्ट ना होना फिर क्या होता है, ना तो पढ़ाई ढंग से हो पाती है, वो फिर एक तरह से क्लास चल रही होती है, समझ में नहीं आ रही होती है, ना ऑफिस में तरीके से काम होता है। तो वो इसलिए मैंने बोला। एनीवे, अब बाकी बात मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा। सुनो, तो सबसे पहले सेल्स 40 लाख। मेघना और राधिका वैसे क्यों हंसे थे, बताओ बताओ। $25 लाख की आपके पास वेरिएबल कॉस्ट है। मैंने मेरे ख्याल से आपको कॉस्टिंग वाली क्लासेस में बताया होगा अपना एक एक्सपीरियंस, वो जब ऑडिट पे हम लोग गए थे साउथ अफ्रीका। हाँ, बताया था वो मैंने। मतलब मेरे को बस ना इतना बोल दिया ओवरसीज का ऑडिट है। अच्छा, अब मैं अपने पैसों से कभी उस टाइम पे बाहर गया नहीं था इंडिया के क्या ज़्यादा, दिल्ली गुड़गांव के बाहर नहीं गया था ज़्यादा। मैंने कहा ओवरसीज, तो मन में सपने क्या लेता है बंदा, यूएस भेज देंगे, ये अपना यूरोप पे कोई ऑडिट होगा, मन में सपने कि भाई मज़ा आएगा। पता चला जाना कहाँ है, साउथ अफ्रीका। मैंने कहा चलो कोई नहीं, साउथ अफ्रीका में भी जोनासबर्ग है, अपना ये केप टाउन वगैरह है, मज़ा आएगा। कहाँ जाना है, नाइजीरिया। और वहाँ पे भी स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स कि भैया 4 बजे शाम को, दोपहर को काम खत्म, ऑफिस से घर, होटल में आ गए, होटल से बाहर कदम नहीं रख सकते वहाँ पे, इतनी स्ट्रिक्टनेस। क्या चीज़, 1.5 महीना। और करूँगा, अप डाउन कर रहा था बेटा। नाइजीरिया में क्या पता हो, और तब मैं पैदल तेरी थोड़ी कह रहे हैं, तेरी फिक्स्ड कॉस्ट 6 लाख। EBIT आ गया आपके पास 9 लाख। यहां तक एक बारी कंप्लीट करिए। जगह है वो भी नेक्स्ट लेवल, एक बारी के लिए तो एक्सप्लोर करने वाली जगह है वैसे। हैं कहाँ, क्यों भाई, मतलब ऑडिट पे गया था, क्लाइंट देता है उसमें तो, मतलब फॉर्म वाले। ना सर, प्रिंस ऑफ पानीपत है। ओ चची, बस सुनेंगे अब। अच्छा, यहां पे EBIT तक का तो स्ट्रेट अवे डेटा था, सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, तो EBIT तक बना लिया। अब आपको डेट दे रखा है 30 लाख, 10% इंटरेस्ट आ जाएगा। EBT आ गया आपके पास 6 लाख। बस ना तो आगे का डेटा है, ना हमें जरूरत है, ठीक है ना। निकालना क्या क्या था आपको, ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लिवरेज। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, फॉर्मूला क्या था, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। कंट्रीब्यूशन आया था आपके पास 15 लाख, EBIT 9 लाख। $1.67। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज फॉर्मूला EBIT डिवाइडेड बाय EBT।
समझ आ गया? कंप्लीट कर लो, बस एक छोटा सा क्वेश्चन और करेंगे आज की क्लास में, एक क्वेश्चन, ना 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 ना, हो गया भाई? खुद से करोगे एक क्वेश्चन? वैसे मेरे को लगता नहीं तुमसे हो पाएगा, चैलेंज कर रहा हूं तुमको। बोलो चिल्ला के, सर ऐसी की तैसी आपके चैलेंज की हम करके दिखाएंगे आपको। आधे नालायक मन मन में बोल रहे होंगे आपके, आपकी ऐसी की तैसी। चलो क्वेश्चन नंबर 9, मतलब आप ही करेंगे ये। Calculate the degree of operating leverage, degree of financial leverage and the degree of combined leverage for the following firms and interpret the results. PQR 3 फर्म्स का डेटा दिया हुआ है, आउटपुट, फिक्स्ड कॉस्ट, यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस सब दे रखा है। करिए स्टार्ट। इनकम स्टेटमेंट बनानी है ईबीटी तक की, स्ट्रेट अवे फॉर्मूलेज हैं। करो करो। कुछ डाउट आया तो प्लीज पूछ लेना। हो रहा है ना क्वेश्चन? ये अलग अलग स्टेटमेंट किसकी बना रहे हैं? अरे मैंने गलती कर दी, खराब गलत खराब। क्या कर पर अभी मत देखो। हो गया? आंसर अभी शो कर देता हूँ।
धीरज हो गया? डाउट तो नहीं है कुछ? हो गया? कुछ डाउट है? डाउट हो गया? हो गया? डाउट तो नहीं है कुछ? विकास हो गया यार? समझ आ गया ना? सिमरन समझ आ रहा है? सुनिधि हो गया आपका क्वेश्चन? हो गया? हो गया? अच्छा अभी किया ही नहीं। चलो हो गया? नहीं, आज की क्लास में उसे लास्ट। हो गया भाई क्वेश्चन सबका? मोहित समझ आ गया यार? अमित कोई डाउट तो नहीं? भाई आज की क्लास में कोई डाउट तो नहीं रह गया? समझ आ गया सब अच्छे से? मैं एक बारी आंसर शो कर देता हूं, मैच कर लीजिए एक बारी, कहीं पे अगर कुछ भी है तो मेरे से साथ साथ पूछिएगा। ऑपरेटिंग लिवरेज यही आ रहे हैं, फाइनेंशियल लिवरेज 2.5 1.071 और कंबाइंड लिवरेज 12.5 1.79 2.14। यही आंसर? करो करो करो। चलो बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है ना? और नोट्स आपके या तो अभी वाली क्लास के बाद, नहीं तो नेक्स्ट क्लास से तो पहले पहले ऑब्वियसली आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है ना?